नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता। न्यूज लॉन्ड्री के साप्ताहिक हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम हफ्ते की चर्चा और सुर्खियों की तरफ जाएं उससे पहले मैं बातचीत के लिए जो भी मेहमान हमारे साथ हैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ आपके पारंपरिक होस्ट, लेकिन इस समय वो स्टूडियो में नहीं है, इस समय पैनलिस्ट की तरह हैं, अतुल जुड़ रहे हैं। हेलो अतुल, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद। इसके अलावा हमारे साथ स्मिता जुड़ रही हैं। स्मिता भी काफ़ी समय बाद चर्चा में फिर से जुड़ रही हैं, वो इससे पहले व्यस्त थी। हेलो स्मिता, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया, थैंक्स शार्दुल, बैक टू बी बैक हियर, गुड टू बी बैक हियर। चर्चा में आपका भी फिर से स्वागत है और हमारे साथी और न्यूज़ लॉन्ड्री के कॉलमनिस्ट आनंद भी हमारे साथ इस हफ्ते चर्चा में जुड़ रहे हैं। आनंद, चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। तो सभी से नमस्कार होने के बाद मैं फटाफट सुर्खियां पढ़ देता हूं, उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इस हफ्ते भी पिछले हफ्ते की तरह अचानक बहुत सारी सुर्खियां आई, तो उनमें से कुछ खास मैं पढ़ देता हूं। 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा और स्थानीय निगमों के चुनाव की वोटिंग पूरी हो गई। इस बार कर्नाटक के मतदाताओं ने अभूतपूर्व रूप से बाहर आकर वोटिंग की है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और मेरे चेक करने तक प्रदेश का मतदान प्रतिशत 73% से थोड़ा ऊपर रहा। वोटों की गिनती 13 मई को होनी है, यानी कल। हम शुक्रवार 12 मई को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका ये भी अर्थ है कि जब तक चर्चा आप तक पहुंचेगी तब तक रिजल्ट आने शुरू हो चुके होंगे। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे भी। कर्नाटक में पूरे चुनाव का जो सरगर्मी रही, जो मुद्दे रहे और जो लग रहा है कि नतीजे आ सकते हैं। अगली सुर्खी पाकिस्तान से। मंगलवार को इस हफ्ते पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी जिस तरह से हुई उसको केवल उनके समर्थकों ने ही नहीं बल्कि जो उनकी आमतौर पर आलोचना भी करते रहते हैं या उनके पाले के नहीं माने जाते, उन्होंने भी अनुचित ठहराया। और इसमें अब पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। पाकिस्तान के कई शहरों में इसके बाद विरोध देखा गया, प्रदर्शन हुए जिनमें लगभग 300 लोग घायल हो चुके हैं और 8 लोगों की अभी तक मरने की खबर आई है। इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, उसके समर्थक और सदस्य काफ़ी आग बबूला दिख रहे हैं और इस हद तक कि लाहौर के कोर कमांडर के कैप्टन जो हैं, जो कोर कमांडर हैं मतलब, उनके घर में घुस गए लोग, उनके गेट वेट काफ़ी हिलाए गए, तोड़फोड़ हुई। तो ये अभूतपूर्व स्थिति है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिलहाल रिहा करने का हुक्म दिया है, लेकिन सरकार का भी फिर स्टेटमेंट आया कि कोई नहीं, हम उन्हें फिर से पकड़ लेंगे। इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। बृहस्पतिवार बीते दिन 11 मई को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े महत्वपूर्ण फैसले दिए। पहला था जो शिवसेना में पिछले 1 साल से जो दरार आई थी, जिसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे, उस पूरे सिलसिले पर कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और कोर्ट ने कहा कि गवर्नर ने जो कदम उठाए थे, जो फ्लोर टेस्ट बुलाना, कुछ बागी विधायकों के चलते अविश्वास प्रस्ताव को मानना, वो वैध नहीं थे। लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे को फिर से मुख्यमंत्री बहाल करने से मना कर दिया, क्योंकि ठाकरे ने सदन में फ्लोर टेस्ट पर जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था। तो बेसिकली सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट तो वैध है कानूनी, लेकिन जिस प्रोसेस से वो बनी वो अवैध ठहराया गया है और स्पीकर की वैधता पर भी सवाल है। ये निर्णय कल ही आया है, तो ये मामला भी काफ़ी पेचीदा है, इसलिए अभी इसमें कई डेवलपमेंट और हो सकती हैं आने वाले दिनों में। तो मोस्ट प्रॉबेबली हो सका तो हम अगले हफ्ते इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो दूसरा निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, वो था दिल्ली के प्रशासन से जुड़ा हुआ। चर्चा के श्रोता जानते होंगे 2015 के बाद से उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच लगातार खींचतान चल रही है। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि संविधान के अनुच्छेद 329A के हिसाब से उपराज्यपाल के अधिकार में केवल 3 चीज़ें हैं: पुलिस, ज़मीन और कानून व्यवस्था। इसके अलावा सभी प्रशासनिक मामलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार का ही अधिकार रहेगा और इसमें खास तौर से प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले शामिल हैं। जाहिर है आम आदमी पार्टी ने इसका स्वागत किया, बीजेपी ने तंज मारा, लेकिन इसका असर अभी से दिखने लगा है। अरविंद केजरीवाल ने कल शाम ही फैसला आने के बाद दिल्ली के सर्विसेज सचिव आशीष मोरे को हटा दिया। इस पर हम बाद में थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। अगली सुर्खी मणिपुर से। पिछले हफ्ते हमने इस पर काफ़ी विस्तार से बातचीत की थी, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। हालांकि हफ्ते में पहले लगा था कि स्थिति थोड़ी
ठीक हो रही है, लेकिन कल फिर बिगड़ गए। मणिपुर के 11 ज़िलों में कर्फ्यू लगा हुआ है और अभी तक 60 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और अब विस्थापित होने वालों की संख्या 30,000 पार कर चुकी है। जो ताज़ा जानकारी है बीते दिन बृहस्पतिवार की कि देर शाम पुलिस के साथ झड़प में 4 लोग मारे गए और साथ ही कांग्रेस ने अब प्रदेश में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग रखी है। अगली सुर्खी पर्यावरण से, मौसम से जुड़ी है। बुधवार को मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और चक्रवात की चेतावनी दी, जो अब एक तरह से वार्षिक हो गया है और कल बृहस्पतिवार को इस चेतावनी को और गंभीर बना दिया गया। इस चक्रवात का नाम मोखा दिया गया है और मोखा का प्रकोप उत्तरी बंगाल और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों पर आने के आसार लग रहे हैं। 12 मई आज के दिन मौसम विभाग ने कहा है कि ये और ज़्यादा तीव्र और गंभीर हो सकता है। पिछले हफ्ते द केरला स्टोरी फिल्म काफ़ी विवादों में रही। फिल्म में जो कमियां हैं, जो भी आपका मत हो, उससे अलग इस पर राजनीति भी खूब उबाल में आ गई। बंगाल सरकार ने इस फिल्म पर बैन लगाने की घोषणा की है, तो जवाब में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने इसे टैक्स फ्री करने की घोषणा दी है। फिल्म पर चर्चा जब अतुल स्टूडियो में होंगे तब हो पाएगी। अगर आज समय रहा तो हम आज भी करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि राजनेताओं को कला के सभी माध्यमों से दूर रखना चाहिए। ये दोनों घोषणाएं ये बताती हैं। ये बार बार हम लोग के सामने आता है जी कि फिल्म रिलीज होनी चाहिए, उससे पहले ही बैन हो जानी चाहिए। अच्छा, ये सब चीजों से अब यही चीज हम अनगिनत फिल्में आ गई हैं अब तो। मतलब पद्मावती थी और उसके बाद कश्मीर फाइल्स को लेकर भी इस तरह की बात। एक लाइन बार बार सारे लोगों में हम लोग की चर्चा में होती है कि लोगों को देखने दीजिए और उनको निर्णय करने दीजिए। ये राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से तय करते हैं कि वो लोगों को क्या देखने देंगे, उसी के हिसाब से। और दोनों तरफ, चाहे वो दक्षिणपंथी ब्रिगेड हो, चाहे लिबरल सेकुलर तबका हो, इस बहस को लगातार जारी रखे हुए हैं। हाँ, वो बिल्कुल अंगूठा पकड़ अप्रोच रखते हैं, जबकि जनता अपने आप में समझदार है। जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन नेताओं को इसीलिए दूर रखना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगली सुर्खी केंद्र सरकार के लिए है, थोड़ी अजीब सी भी है। इस हफ्ते इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी जिसके अनुसार पीएम केयर्स फंड में, जिसमें अब तक कुल जमा राशि 12,691 करोड़ है, इसमें से पिछले 3 सालों में 535 करोड़ विदेशी डोनेशन से आए हैं। श्रोताओं को मैं याद दिला दूं, फंड की स्थापना 2020 में कोविड की महामारी जब पूरे प्रकोप पर थी तब हुई थी। इसमें अजीब बात यह है कि वो सरकार जो हर किसी पर विदेश से सदस्यता या अनुदान लेने के लिए डंडा फटकारती है, ये उसके लिए कोई अच्छा लुक तो है नहीं कि 500 करोड़ से ऊपर विदेशी अनुदान पीएम केयर्स फंड में आया है, जिसके ब्याज में ही 24 करोड़ हो गए हैं। और क्या पता इसमें भी जॉर्ज सोरोस का पैसा आया हो। देखिए, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है, पर हाँ, विदेशी पैसे पे तो ये परमानेंट रबर स्टैंप पे हो सकता है उन्होंने इधर भी दे दिया हो चंदा। बिलियनर आदमी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन जारी नहीं कर रहे हैं, उसको आरटीआई में भी उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है और उसका कहाँ खर्च हो रहा है, क्या सोर्स है, तो फिर तो बहुत सारे सवाल उठेंगे ना। विदेशों से आने वाले पैसे इस सरकार के हाथ में सबसे बड़ा हथकंडा रहा है अभी तक कि कोई भी विदेश से पैसा ले रहा है तो वो गलत तरीकों से ले रहा होगा, गलत लोगों से ले रहा होगा, राष्ट्र के खिलाफ साजिश का। एफसीआरए का जो लाइसेंसिंग कैंसिल की प्रक्रिया पिछले 7-8 सालों में हुई है, वो यही तो आधार रहा और यही तो उनका सबसे बड़ा रहा है। हाँ, तो उस लिहाज से तो ये 500 करोड़ रुपए की राशि बहुत बड़ी राशि है। 535 करोड़। और मजे की बात यह है, पीएम केयर्स फंड तो एफसीआरए में आता भी नहीं है, उसको उससे मुक्त रखा हुआ है। पर खैर, मैं आखिरी सुर्खी पढ़ देता हूँ, फिर हम चर्चा की तरफ चलेंगे। खबरें और भी कई थी, पर ये आखिरी मैं जरूर जोड़ना चाह रहा था। आगरा में 8 मई को एक दलित दूल्हे को तथा कथित अगड़ी जाति के लोगों ने धमकाकर और मारपीट करके उसको बारात में घोड़ी से उतार दिया। लड़के की सास का बयान है, जिन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई थी, कि वो लोग चिल्ला रहे थे कि कोर्ट, हमारे गांव में दलित घोड़ी पर चढ़कर नहीं जाते, तो तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई। मैंने ये खबर इसलिए जोड़ी और मैं बिल्कुल बता देता हूँ अपना रीज़न, कि हम इतनी सारी बातें विकास, आध्यात्म और दुनिया जहान की होती रहती हैं अलग अलग मीडिया में, सब जगह, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे समाज में आज भी लोग इन वाहियात चीज़ों पर इकट्ठा ही नहीं होते, उन पर आम सहमति भी बनाकर एक्शन हो जाता है और बाद में खबर आती है। तो ये बड़ा शर्मनाक है कि ऐसी खबरें लगातार बार बार आती रहती हैं। यही सुर्खियाँ थी। हम
अपने चर्चा के विषय की तरफ बढ़ते हैं, कर्नाटक चुनाव और जैसे भी वो आ रहे थे। तो मैं अतुल की तरफ जाऊं, वो कर्नाटक में होकर भी आए। उससे पहले जो भी इस चुनाव को देख रहा था, उस पर ध्यान दे रहा था, और अभी जो जैसे जैसे कैंपेन चले सब दलों के और जैसी खबरें आईं, उनमें आम सहमति थी कि इस चुनाव में कांग्रेस आगे रहने वाली है, और यही आसार सभी को दिख रहे थे। लेकिन इसका एक मतलब यह भी है, और इसका रीज़न है क्योंकि पहले भी कांग्रेस कई बार गड़बड़ कर चुकी है। ये चुनाव हारती है अगर कांग्रेस, तो ये उसका हारने का चुनाव है, भाजपा के जीतने का नहीं। तो अतुल, मैं सबसे पहले आप ही से पूछूंगा, आप ग्राउंड पर थे, लोगों से बातचीत हुई, तो क्या आपकी नज़र में जायजा रहा पूरा, वहाँ पे माहौल क्या था? हम लोग जिस इलाके में घूमे, बेसिकली दक्षिण कर्नाटका का इलाका पूरा था, मंड्या, मैंगलोर, उडुपी, दक्षिण कन्नड़, कोस्टल इलाका जो है, इन दो इलाकों में मूलतः घूमे। तो कोस्टल वाला इलाका जो है वो आमतौर पर वो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, क्योंकि उस इलाके में आरएसएस का बहुत लंबे समय से एक वहां पे उसकी उपस्थिति रही है, प्रेजेंस रहा है, और वहां पर उसके इतने सारे फ्रिंज एलिमेंट काम करते हैं। अच्छा, वहाँ की जो पूरी सिचुएशन है, जो समीकरण है मतलब आबादी का, वो भी उसके पक्ष में काम करता है, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत सारी है वहाँ पे कोस्टल रीजन में वहाँ की, और वो बहुत प्रभावशाली लोग हैं। जो मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत प्रभावशाली, सक्षम लोग हैं, पैसे से, संपत्तियों से, बिजनेस में हैं वो वहाँ के प्रभावी। तो उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को ऑब्वियसली थोड़ा सा एक एज है। बड़ी मजेदार चीज है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से ही जुड़े रहे बड़े खिलाड़ी प्रमोद मुथालिक वहां भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये मैंगलोर की, दक्षिण कन्नड़ा की एक करकला सीट है, वहां पर करकला भी बड़ा ऐतिहासिक एक छोटा सा शहर है, मतलब वो वेस्टर्न घाट का पूरा इलाका है, उसके बीच में, पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा कस्बा है, और बड़ा ऐतिहासिक है। वहां पर तीर्थंकर की, 12वें तीर्थंकर की बहुत बड़ा स्टैचू है जी, 600-700 साल पुराना, बहुत बड़ा, 30-40 फीट ऊंचा, और तो उस जगह से वो चुनाव लड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी उस इलाके में मौजूद है, लेकिन ओवरऑल जो बाकी जगह सेंटिमेंट दिखा, उसमें वो वही सेंटिमेंट था जो एग्जिट पोल में नजर आया है कर्नाटक की। अच्छा, एक चीज और मेरे समझ में आई घूमते घूमते, कि आमतौर पर कास्ट वाली जो पॉलिटिक्स है ना, जाति वाली पॉलिटिक्स को उत्तर भारतीय जो ये राज्य हैं उनके ऊपर, अब कर्नाटक की पॉलिटिक्स समझने के बाद मुझे लगा कि उत्तर भारतीय राज्यों के खिलाफ एक तरह से जबरदस्ती उनके ऊपर थोप के, चिपका के, और उसको सेलो टेप से चिपका के, कहें लेमिनेशन करा के ठोक दिया गया है कि ये कास्ट, यहाँ पर सिर्फ कास्ट की पॉलिटिक्स होती है, यहीं सिर्फ कास्ट की पॉलिटिक्स होती है, जाति की पॉलिटिक्स होती है। हमने पाया कर्नाटक में भी जाति का मसला उतना ही सच है। हाँ, कर्नाटक में बहुत जाति को लेकर, और हम लोगों ने इस पर एक पूरा शो किया, कर्नाटक का जो जाति का, वो एक मॉर्निंग शो है हमारा वहां से, सुगता श्रीनिवास निवास के साथ। वो केवल इसी इक्वेशन को हमने वो करने की कोशिश की है, इसी पूरे जटिलता को, जाति की, कि वो कितना प्रभाव रखती है, कैसे काम करती है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसा आपने बताया, जातिगत राजनीति एक कर्नाटक की सच्चाई, इनफैक्ट आपने जो बात कही वो सही है। ये मिथक है कि केवल उत्तर भारत के राज्यों में, खासतौर से यूपी, बिहार का नाम बहुत उछलता है, जातिगत राजनीति जड़ें बनाए हुए है। अधिकतर राज्यों में कम या ज़्यादा, लेकिन जाति की राजनीति जड़ें बनाए हुए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो काफ़ी लोग बात कर रहे थे, और हमें ये पब्लिक के सोशल मीडिया पर ही नहीं, वैसे भी जितने भी चैनलों में, चाहे वो किसी भी प्रकार के चैनल हो, पब्लिक के बयान देखे तो सरकार जो मौजूदा है भाजपा की, एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी थी, उसके खिलाफ काफ़ी रोष था। क्या आपको वो दक्षिण कर्नाटक यानी तटीय कर्नाटक के रीजन में भी दिखा? हालांकि वो उनका गढ़ पारंपरिक रूप से रहा है अब पिछले 20-25 साल से, वहां भी दिखा क्या? इसमें एक, हाँ, नहीं तो ये जो चुनाव था, आप देखेंगे कि ये चुनाव जो ग्राउंड पे जो हो रहा था, उसका सबसे बड़ा मुद्दा था एक भ्रष्टाचार, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था इस पूरे चुनाव का भ्रष्टाचार, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई जी। ये दो ये थी जो कि आम तौर पर हमारी जितने भी लोगों से आम जो भी कन्नड़ा लोग थे उनसे बातचीत में उभर कर आ रही थी, और खासकर एलपीजी की कीमतें, लोगों का डे टू डे लाइफ जो है, जिन चीजों पर डिपेंड है, उनकी कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, वो एक बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा
महंगाई, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार वो मुद्दा था जो कि लगभग हर जगह चिपक गया था। भ्रष्टाचार, क्योंकि कुछ घटनाएं भी हुई, जैसे कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिख दिया कि 40% की पे सीएम सरकार है, और बिना उसको पे किए 40% कमीशन कोई काम होता नहीं है यहाँ पर यो। और वो कांग्रेस का भी कैंपेन का भी बना कि 40% पे सीएम सरकार है। तो वो चल रहा था, तो वो एक बड़ा मुद्दा था कि हर जगह वो भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप में मौजूद है लोगों को, और वो कहीं ना कहीं लोगों को अफेक्ट करता है सर्विसेज में जाके। तो दो चीजों पर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन बाद में जिस तरह से, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि कई बार दूर से अगर आप टेलीविजन मीडिया के जरिए इस चीज को समझ रहे हैं कर्नाटक के चुनाव को, तो आप लोगों को ये दिखा कि आखिरी टाइम में प्रधानमंत्री, नो डाउट उनकी अपनी एक शैली है कि वो आखिरी में खूब सारे धुआंधार रैली, प्रचार रैली, रोड शो लगातार करते हैं। तो पता नहीं वो 18 घंटे में उसको जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं अपने काम काज के। वो वो कर रहे थे, मतलब एक देश का प्रधानमंत्री, और एक कन्नड़ा बुजुर्ग आदमी थे, करीब 70-80 साल के व्यक्ति थे, और वो वायरल वीडियो पूरे कर्नाटक में उनका वीडियो वायरल हो रहा था। बेसिकली वो कन्नड़ा में कह रहे थे, उन्होंने जो बात कही वो बहुत बड़ी बात कह रहे थे। कहते कि मैंने इस देश के सारे प्रधानमंत्री अपने होश में देखे हैं, लेकिन पहला प्रधानमंत्री मैंने देखा है जो दिल्ली में बैठ के, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर काम नहीं करता, जो सिर्फ चुनाव लड़ता है। उसको बेंगलुरु में आकर 3 बार रैली और रोड शो निकालने की क्या जरूरत है? उसको आके ये किसका पैसा खर्च कर रहा है वो प्रधानमंत्री? लिटरली ये कन्नड़ा में उस बुजुर्ग आदमी को बढ़ते। उसने फिर बाकायदा नाम लिए, मैंने जवाहरलाल नेहरू के भी देखे, वो कभी नहीं आए, जनरल इलेक्शन में आते थे, एक बार वो लोगों से मिलके चले जाते थे, और प्रत्याशी लोकल यहाँ का चुनाव लड़ता था। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। और उस आदमी ने उस पूरी कहानी को जोड़ा कि कैसे पब्लिक मनी जो स्पेंड हो रही है, जो हमारे आपके टैक्स का पैसा बर्बाद इसमें इस्तेमाल हो रहा है, वो कैसे बर्बाद हो रहा है, ये उस व्यक्ति की। और वो पूरे बेंगलोर में, पूरे मतलब ज्यादातर हिस्सों में वायरल हुआ। तो प्रधानमंत्री का एक, अब उस लोगों ने बीजेपी ने कांग्रेस के बजरंग दल का जो एक बैन वाला मुद्दा था मैनिफेस्टो में, उसको बजरंग बली से जोड़ने की कोशिश की। अब अगर आप टेलीविजन न्यूज देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई बजरंग बली और बजरंग दल एक ही है, जैसा ऐसा दिखाया टेलीविजन। खुद प्रधानमंत्री ने वो शुरुआत की और बजरंग बली, और उसके बाद, लेकिन मैं बता दूं कि ग्राउंड पे जीरो उसकी कोई रेजोनेंस थी, उसकी कोई पूछ नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने अगले ही दिन एक आयोजन किया था कि हर विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध में, और घर घर भाजपा कार्यकर्ता इस संदेश को लेके जाएंगे कि बजरंग बली का अपमान होगा अगर बजरंग दल पर बैन लगेगा, इसलिए इस चुनाव में बीजेपी को, कांग्रेस को हराएं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उस दिन मैंगलोर में था, उडुपी मैंगलोर दक्षिण कन्नड़, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, ये सबसे हॉटबेड है हिंदुत्व का जी। इस जगह पर, मैंगलोर की विधानसभा सीट पर, एक जगह पर सिर्फ 18 लोग आए थे, इकट्ठा हुए, और बेंगलोर में भी किए गए, और भी बहुत सारी जगहों से वहां पर जो पत्रकार, लोकल स्थानीय पत्रकार थे, उनसे हमने बात की, लोग आए ही नहीं। मतलब उसका कोई असर ही नहीं पड़ा जो इन्होंने बजरंग दल से बजरंग बली को जोड़ने का एक पूरा अभियान चलाया। लेकिन टेलीविजन चैनलों पर यही दिख रहा था कि कांग्रेस ने बजरंग बली का अपमान किया, इसलिए सब पलट गया। उसका ग्राउंड पर कोई असर नहीं था जी। एक बात ये एकदम। तो आपने कई सारे मुद्दे हमारी नज़र में लाए, और हम ज़मीनी मुद्दों पर आगे बात करेंगे, पर मैं पहले एक एक टिप्पणी ले लूं स्मिता और आनंद से। तो स्मिता, मैं आपसे जानना चाह रहा था, देखिए अतुल ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई ज़मीन से, आपने भी देखा होगा कि अमूमन एग्जिट पोल में क्या अनुमान आ रहे हैं, और वो ख़ासतौर से वोट परसेंटेज में काफ़ी बढ़ोतरी है कांग्रेस के। लेकिन अगर प्रदर्शन जैसा कांग्रेस का लोग अनुमान लगा रहे हैं वैसा रहता है, तो आपको क्या लगता है, क्या इसका असर कांग्रेस की ओवरऑल राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा? और मैं किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ, यह एक ऐसा स्टेट है, अब तो दुर्लभ हो गया है, जहां कांग्रेस के पास स्टेट में नेता हैं, कैडर है, और पार्टी की वो मशीनरी है जो आपका जो भी मैसेज हो उसको जनता तक ले जाती है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा था कि कांग्रेस क्या फिर इस पर ध्यान देगी अगर जैसा अनुमान लग रहा है वैसे नतीजे आते हैं? देखिए, कांग्रेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना शार्दुल, और मैं क्रिकेट देखती भी नहीं हूँ, लेकिन ज्यादातर जो इंडियन क्रिकेट टीम की सबसे ज्यादा जो लंबी क्रिटिसिज्म हुआ करती थी कि हमारी टीम कंसिस्टेंटली नहीं खेलती है।
वो जी। आज छक्के लगाएगी, कल जाकर जो है वो बिल्कुल ही लो स्कोर कार्ड पर आउट हो जाएगी। तो कांग्रेस जैसे की आज की 90s में तारीख में इंडियन टीम 90s में इंडियन टीम हुआ करती थी, सचिन की कभी खेल गई एकदम जीरो। जी, तो कांग्रेस की जो दिक्कत है, देखिए कर्नाटक जैसे स्टेट अगर उनको वापस मिलता है, इसके निश्चित रूप से फायदे बहुत हैं। आप आज एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी, आज आप इतने एक ऐसे पोजीशन में आप सिमट कर रह गए हैं जहां आपके पास आज राज्य है ही नहीं। गिन चुन कर आपके पास छत्तीसगढ़, राजस्थान बाकी है, हिमाचल है, और दक्षिण भारत में अगर ये राज्य आपको वापस मिलता है, स्टेट्स का होना निश्चित रूप से पार्टी को बूस्ट करता है। सिर्फ मोराल ही नहीं बल्कि वित्तीय तौर पर भी आपके फंड्स की भी कुछ जो है जुगाड़ बन जाते हैं, ताकि आप राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है आप निश्चित रूप से चुनाव वगैरह लड़ सको। या जो कर्नाटक की बात कर रहे हैं, अतुल बात कर रहे हैं, कोस्टल कर्नाटक की इन तटीय क्षेत्रों वगैरह में, ये आज पिछले 15-20 सालों से, जब मैं भी 2008-9 से मैं बात कर रही हूँ, जब जाया करती थी कर्नाटक चुनाव कवर करने के लिए। इस साल तो मैं खैर गई नहीं हूँ, तो डिस्क्लेमर कि मैं ग्राउंड पर हूँ नहीं, मेरी हम्म। विश्लेषण जमीन से इस वक्त जुड़ी हुई नहीं है, अतुल जैसे तमाम आवाजों के साथ जुड़ी हुई है। तब से हमने देखा था कि किस तरीके से हिंदुत्व का रैट लैब गुजरात के बाद अगर किसी राज्य को बनाया जा रहा था तो वो कर्नाटक था, और उसके फायदे भी मिले बीजेपी को उनकी एंट्री से। आप देख लें, और आज तेजस्वी सूर्या जैसे जो यंग नेता हैं वो बेंगलुरु के अर्बन सीट से चुने जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि इसमें देखिए डीके शिव कुमार जैसे नेताओं का होना बहुत जरूरी है। वो उनको काफी बारी उनको कंपेयर किया जाता है कि वो कांग्रेस के हिमंत बिस्वा शर्मा है, जो हिमंत बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में दरअसल थे, लेकिन आज जिस स्ट्रॉन्गमैन की जी। भूमिका बीजेपी के लिए निभा रहे हैं, एक तो वो स्ट्रॉन्गमैन भूमिका संगठन के लिए, फंड्स रेज करने के लिए, उस तरह के नेताओं की जो है वो कमी आज कांग्रेस को खलती है बतौर एक पार्टी के तौर पर। दूसरी बात है कि कांग्रेस के लिए ये बात मैं अतुल को भी पूछना चाहूंगी कि कुछ ऐसे सर्वेक्षण नतीजे आए हैं जिनमें ये बताया गया कि जो अभी तक वोट बेस है, वोट सपोर्ट है, बीजेपी में जो वोट आ रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए अगर वोट शेयर दिखाया जा रहा है तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि या एंटी इनकम्बेंसी है, या भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है बीजेपी मुख्यमंत्री के खिलाफ। क्या ये पर्सनालिटी वाली वोट अभी भी है? 2018 के मुकाबले में क्या इस वोट में कमी है, या ये वोट ज्यादा है जो मोदी के पक्ष में वोट है? अगर तो ये वोट में कमी नहीं आई है तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे भी जो चुनाव है वो बहुत अलग तरीके से लड़े जाएंगे। स्टेट के चुनाव का नतीजा सीधे तौर पर जो रिफ्लेक्शन पार्लियामेंट्री चुनाव पर नहीं होगा, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की जो अपनी पर्सनल छवि कर्नाटक में 2018 में जो कहा गया कि उन्होंने जाके कैंपेन किया और उससे द टाइड टर्न, क्या उस पर असर पड़ा है? क्या उनकी पर्सनल जो पॉपुलैरिटी है उसमें कितना डिक्लाइन देख रहे हैं? इस पर अगर अतुल कुछ ऐड कर सके तो मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ इंसाइट्स मिल पाएंगे। तो एक चीज इसमें ये है कि जैसे बीजेपी का अगर आप पूरा यात्रा देखेंगे कर्नाटक में, तो कर्नाटक में बीजेपी 2008 में पहली बार आई, और उसके बाद ये उसकी 18 वाली जो सरकार थी, किसी तरह से जो भी बना, तोड़ फोड़ हुई और सरकार बनी, और ये तीसरा टर्म है। तो कर्नाटक का जो मतदाता है, आप इसको देखेंगे तो पाएंगे कि ये लगातार 5 साल में उसने रिपीट सरकार कभी नहीं दी है। तो ये नहीं कह सकते कि कोई पर्सनैलिटी कल्ट वहां पर बीजेपी का फॉलो बना हुआ था पहले से भी, या इस बीच में बना है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली मतदाता चेंज करता है वहां पे, ये एक पैटर्न दिखा मुझे। और नो डाउट एक चीज है कि अर्बन मिडिल क्लास में मोदी की अपनी छवि है, और उनको लेकर एक लोकप्रियता है, उनको लेकर एक तरह की बहुत स्ट्रांग फैन फॉलोइंग है। लेकिन जो ये विधानसभा चुनाव था, इसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन बहुत फ्रैक्चर्ड था। एक जैसे घटना बताता हूं मैं। एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च रखा था। हम लोग वहां सुबह पहुंच गए जल्दी थोड़ा, बेंगलोर में। वहां पर जो सबसे बड़ा मास लीडर उनका है वो बीएससी येदुरप्पा थे। वो व्यक्ति वहां पर सबसे पहले पहुंचा, और लिटरली 45 मिनट तक वो बैठकर साइड में इंतजार करता रहा। इसके बाद जिस आदमी की वहां पर सबसे शून्य वो है, मतलब आप कहें कि लीडरशिप के या मास पे पकड़ है, वो थे जेपी नड्डा, जो वहां गए। वो आए, उनके साथ फिर वो आए जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, बासवराज बोम्मई।
तो वो चीज बता रहा था, और वो फिर आए तो दोनों के बीच में एक एक बॉडी लैंग्वेज से आप अंदाजा लगाते हैं, समझते हैं कि जो स्टेज शेयरिंग हो रही है उसमें कौन क्या कह रहा है क्या। तो अंत में बीच में जब वैसे येद्रुप्पा को बोलने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने सबसे छोटा अपना बयान रखा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी उनको इस चुनाव में सिर्फ एक शोपीस के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि वहां पर उसको पता है कि ये वो चेहरा है जिससे वोट मिलेगा, या वोट सबसे बड़ा वहां का जो प्रभावशाली वोट बैंक है वो उससे आते हैं, और उस पर उनका प्रभाव है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का हमने देखा, कांग्रेस का आप देखिए, कांग्रेस ने पहली बार कोई इलेक्शन इतना ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ा। मतलब हम पिछले 3 सालों में 4 सालों में हमने इतने स्टेट के इलेक्शन किए, 7 8 9 स्टेट्स में पहली बार मुझे दिखा कि कांग्रेस ने सबसे ऑर्गेनाइज तरीके से चुनाव लड़ा है। उसके उसने अपनी जो उसका कैंपेन था वो लोकल लीडरशिप के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड था। और वो जो लोकल लीडरशिप थी, जिसकी लड़ाइयों के बड़े चर्चे कुछ दिन पहले तक हुआ करते थे, आज से साल 1.5 साल पहले तक, जो कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच, जी, दोनों के बीच की जो कैमरेडरी थी, जो उनके बीच का अपना इक्वेशन था, वो इतना जबरदस्त हो गया था। और आखिर में जाते जाते उन्होंने जिस तरह से साथ में बैठकर एक टाउन हॉल किया, जैसा कि आपस में बातचीत की, कन्वर्सेशन किया, बातचीत, वो वायरल हुआ, बहुत और सब बहुत पॉजिटिविटी गई। प्लस बीजेपी में जिस तरह से लोग छोड़ छोड़ कर गए, ये पहली बार हुआ है। मोदी के कल्ट के बावजूद ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी के बड़े नेता जगदीश शेट्टार हुए और कई छोटे छोटे स्तरों पर विधानसभाओं के स्तर पर नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन किया। ये आमतौर पर जब से मोदी का इमरजेंस हुआ है नहीं देखा जाता था कि कोई बड़ा लीडर चला जाए इसे। तो ये सारी चीजों ने मिलकर कांग्रेस के कैंपेन को मजबूत किया। फिर भी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कांग्रेस कंफर्टेबल मेजोरिटी पा रही है। वो एक बड़ा रिस्की गेम है कहना कि प्रिडिक्ट करना, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस बहुत आगे थी। हाँ, वो आगे वहां पर लग रही थी। मैं आनंद की पहली टिप्पणी ले लूं। अच्छा, उससे पहले एक दो चीजें जो स्मिता ने जिस पर रोशनी डाली थोड़ी सी अतुल ने, तो कर्नाटक में 1985 में आखिरी बार ऐसा हुआ था जब मौजूदा गवर्नमेंट फिर से विधानसभा के चुनाव में फिर से चुनी गई थी। तो इतने लंबे समय से, करीब 25 साल से ऊपर से, राज्य में रोटेटिंग रिवॉल्विंग डोर जैसा रहता है। जो सरकार विधानसभा में रहती है, प्रदेश की सरकार को वहाँ की जनता बदल ही देती है। ऐसा अब तक नहीं हुआ है कि वो फिर से री इलेक्ट हो जाए 1985 से। और कर्नाटक भी कई ऐसे राज्यों में और ख़ासतौर से महानगरों में ऐसा देखा गया है, जब बैंगलोर की बात कर रहे थे अतुल, कि लोकसभा और विधानसभा में वोटिंग का पैटर्न बिल्कुल अलग रहता है। सेम वोटर अलग अलग तरीके से वोट करता है। उदाहरण के लिए 2019 में भाजपा ने बैंगलोर की सारी सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार ज़रा भी खुद भाजपा को भी नहीं लग रहा कि ऐसा होने के आसार भी हैं। होना तो दूर की बात है। पर आनंद, मैं आपके पास आऊँगा, और इतनी सारी बात कांग्रेस को लेकर हुई, बट एक डेविल्स एडवोकेट के अगर मतलब तर्क के लिए मान लीजिए कि कांग्रेस का प्रदर्शन ऐसा नहीं रहता और अगर वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर भी आती है लेकिन बहुमत के आसपास नहीं आ पाती है, बहुमत नहीं ला पाती, तो आपकी राय में क्या आगे के भविष्य में, आगे जो चुनाव आने वाले हैं जिसमें लोकसभा भी है, तो कांग्रेस से कोई टक्कर की उम्मीद की भी जा सकती है फिर भाजपा को? पहले तो कांग्रेस को बहुमत ऐसा नहीं आता। ये जो वेट ऑफ हिस्ट्री है, जो इतिहास का अपना वर्जन है 38 वर्षों का, उसके विरुद्ध होगा। तो ये पहले तो आप तो राष्ट्रीय परिदृश्य में यह पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय परिदृश्य में चुनौती तब कांग्रेस देने के लिए सक्षम होगी या नहीं। इससे पहले 2-3 चीजों पर जिस पे चर्चा हुई, मैं उस पर कुछ संक्षिप्त टिप्पणी देना चाह रहा हूँ। कि पहली बात है कि सामाजिक संरचना की और जो कास्ट इक्वेशंस का जिक्र अतुल ने किया, तो मैंने पिछले महीने इस पर लिखा भी था। और कर्नाटक में जो मैसूर से 1973 में कर्नाटक का नाम पड़ा, तो ये आज़ादी के बाद ही जब नए राज्य मैसूर का गठन मद्रास से किया गया, उसमें जो उस समय के जो सक्षम, जो कि ऐसे तो अग्री जाति नहीं थे, लेकिन जो सक्षम वर्ग थे, सक्षम जाति थी लिंगायत, और वहां से पहले से जो सशक्त जाति थी वो कलिगा,
तो लिंगायत का एक तरह से आंदोलन था। तो कांग्रेस ने पहले तो एकोमोडेशन लिंगायत और वोकलिगाज से की। फिर हम 60 के दशक में देखते हैं कि लिंगायत में का अलग जो एक धारा चली जो कांग्रेस से फूटी। तो उसके बाद 70 के शुरू में जो देवराज उर्स ने एक अहिंदा करके एक समीकरण बनाया। जी अहिंदा होता था कि जो अब अल्पसंख्यक है, ओबीसीज हैं और जो दलित हैं, ये कांग्रेस का सामाजिक बेस बना। और बाद में इसमें भी फूट आई, फिर से लिंगायत को वापस भी लाने की कोशिश की गई। बहुत तरह की बातें हैं इसमें, अब उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो ओपनिंग डोर था ये लिंगायत समुदाय का, फिर जो ये तटीय क्षेत्रों में आरएसएस का कार्य या संघ परिवार का, तो ओबीसी के एक कुछ क्षेत्र में, लिंगायत में और कुछ क्षेत्रों में ओपनिंग मिली। उसी में जेडीएस जो मैसूर क्षेत्र में वोकलिगा में अपनी पैठ बनाई। लेकिन इसमें एक बात महत्वपूर्ण है, आप देखिएगा कि पिछले कई चुनावों में ऐसा हुआ है कि कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो भाजपा से ज्यादा रहा है, जी लेकिन भाजपा को ज्यादा सीटें मिल गई हैं। इसका एक कारण है कि 70 करीब सीटें ऐसी हैं जिसका समीकरण ऐसा है कि वहां जो कंसंट्रेशन है भाजपा के पारंपरिक वोटर्स की वो ज्यादा है। तो चूंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो सीटों में तब्दील हो जाती है। लेकिन वाइडर सोशल बेस होने के बावजूद जो कांग्रेस का वोटर है वो सामाजिक गुट जो है वो पूरी कर्नाटक में इधर उधर बिखरे हैं। एक तो तरह से उनका वोटर बेस पूरे प्रदेश में बिखरा हुआ है, कंसोलिडेशन नहीं हो पाता हाँ। है। ये कई चुनाव विश्लेषक इसका ये कारण बताते हैं। जी तो तीसरी चीज है कि प्रधानमंत्री का जो कैंपेन मोड है ये एक मेरे ख्याल से वो एक ऐसे बड़े मंच पे एक प्रचारक तौर पे उनका प्रधानमंत्री के तौर पे उदय भी जो है एक कैंपेन कमेटी के चीफ के रूप में हुई थी। तो 2013 में लड़ाई उसी की थी कि कैंपेन कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा। तो उनका जो ये एक कह सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट का और इसका उदय, उसके मतलब उसकी आलोचना भी है और वही शायद वो जो कई बार आपका स्ट्रेंथ भी जो है आपका वीकनेस बन सकता है। तो वही उनके साथ भी है, उनको प्रशंसक भी मिलेंगे, आलोचक भी मिलेंगे। ये इसमें एक बात और है कि राष्ट्रीय परिदृश्य पे इसका ये है कि पिछली बार मेरे ख्याल से 25 सीटें कर्नाटक में भाजपा को आई थी लोकसभा में। अब एक वर्ष बाद इस विधानसभा चुनाव का, जैसा अतुल बता रहे थे कि ये विधानसभा चुनाव इसलिए भी देखा जाएगा कि रिटर्न ऑफ द लोकल, जो रिटर्न ऑफ द लोकल जो कैंपेन डिस्कोर्स में है वो भी इस कर्नाटक चुनाव का एक धारा वो भी दिख रही है। लोकसभा चुनाव में इसके आसार लोग मानते हैं कि कम है कि रिटर्न ऑफ द लोकल होगा। इसलिए फिर भी मैं मानूंगा अगर कांग्रेस जीतती है तो ये जो कि एलिफेंट इन द रूम है कि लोग कहते नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि चुनावी कैंपेन के लिए एक फाइनेंशियल रिसोर्स बेस मिलेगा कांग्रेस को जी। एक राज्य जो है जिससे जो है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ राज्य उनके शासन के अंदर हों जिनसे वो कैंपेन फाइनेंस कर सकें या अपना जो पॉलिटिकल वर्क जो है वो फाइनेंस कर सकें। जी, कर्नाटक एक आर्थिक सबल राज्य भी है। कर्नाटक जो रिलेटिवली एक वित्तीय दृष्टि से सशक्त राज्य है वो एक बल देगा कांग्रेस को। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी को यह चुनाव हारने से उसके कैंपेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी,
उसकी उसकी स्टेट जाना, पावर से जाना तो ऑब्वियसली पार्टी को अफेक्ट करेगा, लेकिन उसका लोकसभा चुनाव का कैंपेन पर उससे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे कांग्रेस के कैंपेन को बहुत बल मिल जाएगा अगर कांग्रेस आती है तो। जी, मैंने इसीलिए एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि जो डेजर्शन हुए हैं, एक भाजपा का, एक मुझे इसमें यह भी लग रहा है कि डेजर्शन जो पार्टी छोड़कर जो बड़े नेता गए हैं, उनको जो है फिर से अपने फोल्ड में लाने की बहुत सशक्त कोशिश भाजपा ने नहीं की है। इसका कुछ राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि कर्नाटक में जो है भाजपा पर्ज मोड में है। वो चाहती है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कि अब सेंट्रल कमांड के निर्देश पर भारी पड़ सकते हैं या उसको नहीं मान सकते हैं या उसमें एक रिस्क देखा जाएगा, उसको पर्ज करने में है। और ये चुनाव भी दांव पर लगाने पे है इस अपने मुहिम में। जी वो अनुशासन लाना चाहते हैं, भले ही नुकसान हो जाए। मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा आनंद, आपको वहाँ की राजनीति की जानकारी है। ये सवाल जो हम देख रहे थे एग्जिट पोल और जो चुनाव की जो हवा चलती दिख रही थी, तो जो आपने क्षेत्र का जिक्र किया जेडीएस के नजरिए से, ओल्ड मैसूर का जो हमेशा से उनका वो स्ट्रांग होल्ड रहा है, उनका एरिया रहा है, लेकिन वहाँ भी पूरे प्रदेश में तो इस बार उनका वोट प्रतिशत गिरता हुआ दिख ही रहा है। लेकिन ओल्ड मैसूर का जो पूरा इलाका है, जिसमें करीब 64 सीट आती हैं जहाँ तक मुझे याद है, उसमें भी उनका वोट प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा गिरा है। तो इससे जेडीएस का, जनता दल का वो टूटा हुआ एक और धड़ा तो है ही, और क्षेत्रीय दलों का जो दायरा काफ़ी हम समय से सिमटता हुआ देख रहे हैं, कुछ एक राज्यों को छोड़ दें, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जेडीएस, जैसा कि हम लोग एक पक्ष को बहुत इम्फेसाइज इस बार किए, इस चर्चा में किए कि कास्ट ग्रुप वहाँ भी जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन वोटर्स एक कम्युनिटी के तौर पे और एक इंडिविजुअल के तौर पे भी वोट कर सकता है। तो एंटी इनकम्बेंसी है। अगर कोई कह रहा है कि जो है सरकार बनाने के जो स्थिति में कांग्रेस रहेगी, या कोई इंडिविजुअल वोटर ये डिसाइड करता है कि जेडीएस को वोट देना एक जो है बर्बादी है वोट की, तो वो कम्युनिटी के तौर पे वो कलिगा समुदाय का होते हुए भी नहीं सोच के एक इंडिविजुअल के तौर पे सोच रहा है एक एंटी इनकम्बेंसी की के दृष्टि से, तो वो वोट जो है जेडीएस से वो कलिगा समुदाय का भी जो है छिटक जाएगा। तो ये भी है कि एक अगर बड़ा एक सेंटिमेंट हो, वो कई बार जो है इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअल की तरह वोट करने के लिए बाध्य करता है और कम्युनिटी आइडेंटिटी को डिफाई करता है। तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा है कि कांग्रेस से ऐसा नहीं है कि वो कलिगा समुदाय पूरी तरह छिटका हुआ है, कुछ उसका भाग जो है वो कांग्रेस को अभी भी वोट करता है। और इस बार मेरे ख्याल से मार्च से ही भाजपा ने भी कोशिश की है मैसूर में सेंध लगाने की उस क्षेत्र में। तो क्योंकि अगर सैचुरेट हो गए हैं सोशल ब्लॉक्स में सभी के वोट, तो जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक किसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जा रहा है, तो उसी में लोग अपनी नई ओपनिंग देखते हैं। ये कारण हो सकते हैं। मेरे ख्याल से क्षेत्रीय पार्टियों का में पतन तो नहीं कहा जा सकता। क्षेत्रीय पार्टियां जो है भारत के कई राज्यों में बहुत सशक्त हैं, और राष्ट्रीय पार्टियों की तो चिंता यही है कि अब उनको वहां उन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का पिछलग्गू बनना पड़ेगा गठबंधन में, जहां की वो पार्टियां मजबूत हैं और वो राष्ट्रीय पार्टियां कमजोर। जी, इसमें जो मुझे लगता है ना, जो लार्जर इम्पैक्ट ऑन हम राष्ट्रीय चुनावों की बात कर रहे हैं, बीजेपी के लिए एक वो राज्य जहां कमल खिला है इतनी मुश्किल से, वो सिरक जाना दक्षिण भारत में, वो जो है इम्पैक्ट करेगा जहां तक पार्लियामेंट्री चुनावों की बात है। नॉर्थ में तो वो जैसे कंसोलिडेट किए हुए हैं, लेकिन साउथ में अगर ये एक राज्य भी चला जाता है तो जाहिर सी बात है। अब देखिए, अब काफी सारे एग्जिट पोल्स तो हंग असेंबली ही बता रहे हैं। पिछले साल भी हंग असेंबली बताया था कांग्रेस को, इस बार हालांकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बताया है। अब अतुल ही बताएंगे हमारे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के क्या चांसेस हैं इस दफा। जी नहीं अतुल से मैं पूछ रहा था, पर पिछली बार भी जो मेरे ख्याल से पिछली बार भी जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो कुमार वो स्वामी ही
मुख्यमंत्री थे जेडीएस हाँ, के। हंग पार्लियामेंट रही थी। मैं ये कह रहा था, इसमें केवल इतना एक कह चीज रहा मैं था कि जोड़ना चाह रहा हूँ केवल शार्दुल, जी है, जी है। एक करो, ये जो रीजनल पॉलिटिक्स और जेडीएस की बात है ना, इसमें पिछली बार कुमार स्वामी जेडीएस की 37 सीट्स थी, इस बार कहा जा रहा है कि 20 के आसपास सीटों पे वो सिमट जाएंगी। कभी भी क्षेत्रीय दलों का जो आपने जिक्र किया, उसका जो क्लासिकल फर्मा है क्षेत्रीय दलों का, उस फर्मे में भी जेडीएस पूरी तरह से फिट नहीं आती, क्योंकि जेडीएस कभी भी अपने दम पर कर्नाटक में सरकार बनाने की स्थिति में उस तरह से नहीं रही है। जी, दूसरी बात, वो भी कर्नाटक के एक इलाके की पार्टी मानी जाती है, और जो कि वोकल लीग जिसका जिक्र आनंद कर रहे थे, साउथ कर्नाटक और उस इलाके में जो पीजेंट क्लास है वहां का, उसके बीच में उनका असर है। तो ऐसे भी ये नहीं कहा जा सकता कि रीजनल पार्टियों का वो, क्योंकि जेडीएस रीजनल पार्टियों को भी उस तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करती। बस यही मैं कहना चाहता देखो आपकी बात सही है। मैं केवल ये जानना चाह रहा था कि क्या वो बाइपोलर हो रहा है। पर हम आगे बढ़ाते हैं। एग्जिट पोल को लेकर मैं इतना कहना चाहूँगा अगले सवाल से पहले। एग्जिट पोल पर, नंबर्स पर या ओपिनियन पोल्स पर भी नंबरों से ज़्यादा ये देखना चाहिए कि अगर सारे लोग एक से ही बात कर रहे हैं तो एक जनरल आइडिया लग जाता है कि हवा किधर बह रही है। और आप देखिए, जो चैनल जिनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो ज़रा सा भी भाजपा के विरोध में कुछ कहेंगे, वो भी कह रहे थे कि नहीं कांग्रेस अच्छा करती दिख रही है। तो उससे पता चलता है कि हवा किधर जा रही है। अतुल, मेरा आपसे ये सवाल था, आपने महंगाई का पहले जिक्र किया था, लेकिन आपको अच्छे से पता है पिछले कुछ सालों से, कुछ समय से कर्नाटक हमेशा सांप्रदायिक मुद्दों की वजह से ही काफ़ी चर्चा में रहा, चाहे वो हिजाब का रहा हो, चाहे वो श्री राम सेने का रहा हो, और हजारों ऐसी बातों में कर्नाटक इसी में उभरता रहा। आपने ज़मीन पर वोटरों से बात की, उसका वोटरों में कितना प्रभाव दिखा? और क्योंकि जो एग्जिट पोल की हम बात कर रहे थे, उसमें जो गरीब तबके के लोग हैं पूरे प्रदेश में, वो काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस के लिए वोट करते दिख रहे हैं। एक एग्जिट पोल में देख रहा था, मेरे ख्याल से एक्सिस का था, जिसमें बताया था कि जो दलित सेक्शन का वोट है वो 60% से ज़्यादा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। तो क्या इन सांप्रदायिक मुद्दों का कोई असर बिल्कुल भी नहीं रहा जो भाजपा ने इतने ज़्यादा उछाले? इसमें क्या है, इसको ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर कर्नाटक की पॉलिटिक्स का। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। इसका बहुत एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी, उसको भी जानने की जरूरत है। ये जो पूरा कम्युनलिज्म, जैसे पिछले 4 साल जो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार चली है, उसने काफी हद तक उसका जो पॉलिसी के लेवल पर उसका जो रवैया रहा, जो अप्रोच रहा, जो झुकाव रहा, वो हिंदुत्व की लाइन पर रहा, और हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन पर रहा। उनको खुश करने की, जैसे इस सरकार ने पहली बार वहां पर काउ स्लॉटर लॉ बनाया, पहली बार वहां पर एंटी कन्वर्जन बिल लेके आई, वो हिजाब के मसले पर भी उसने अपना रुख साफ किया कि वो नहीं होना चाहिए, वो एंटी हिजाब है, ये सारी चीजें। तो पॉलिसी के लेवल पर बीजेपी लगातार ये काम कर रही थी। तो हिंदुत्व उस, ऑब्वियसली वो बीजेपी है तो उसके हिंदुत्व, उसकी पॉलिटिक्स, लेकिन कर्नाटक में एक स्टेप आगे जाकर उसको इंप्लीमेंट करने का काम किया था इस पूरे 4 साल के दौरान। एक चीज। दूसरी चीज, ये जो कर्नाटक को लेकर पूरी बात हो रही है, जो कम्युनलिज्म के हमेशा कुछ न कुछ, कि आज लव जिहाद का कोई एक मसला आ गया, परसों फिर काउ स्लॉटर का लेकर कोई मसला आ गया, उसके अगले दिन कोई ये सपोज हिजाब वाला आया था, फिर बजरंग दल, श्री राम सेने, लगातार मंदिरों के फ्रूट सेलर्स को मंदिर के सामने से बाहर हटाने का मसला आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे लगातार, वो क्या है कि ये सारे फ्रिंज एलिमेंट करते हैं, लेकिन ये सारा का सारा जो मामला है, ये उसी कोस्टल इलाके के 3-4 जिलों में सिमटा हुआ रहता है। और नेशनल मीडिया इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करता या समझा नहीं पा रहा है, खासकर टेलीविजन मीडिया, कि ये एक इलाके की प्रॉब्लम है जिसको पैन कर्नाटका प्रॉब्लम बताई जाती है। वरना बेंगलुरु या मैसूरू का इलाका है, वहां पर कोशिश करते हैं इनके फ्रिंज एलिमेंट वहां पर, लेकिन वहां पर इनकी उस तरह से ना तो साख है ना इनकी कोई पूछ है। कोस्टल इलाकों में ये बहुत मजबूत है, क्योंकि उसके हिस्टोरिकल रीजन है, क्योंकि वहां पर बहुत पहले से मुस्लिमों का बिजनेस में आना जाना शुरू हो गया था। बिजनेस पर उनका बहुत सारा कब्जा है। जो पोर्ट का इलाका है, मैंगलोर का ओल्ड पोर्ट वो कहा जाता है, वो 2-3 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। एक तो मसालों का, और दूसरा मछलियों का बहुत बड़ा सेंटर है। तो मछलियों का जो पूरा का पूरा व्यापार है, उसमें मुसलमान हावी थे। मसालों के व्यापार में, और खासकर वहां से इंटरनल जो देश के अंदर वहां सब मसालों का पूरा व्यापार है, उस पर हिंदू, जो वहां की 2 बड़ी महत्वपूर्ण सवर्ण जातियां, शेट्टी रॉय, इन लोगों का पूरा, शेट्टी रॉय को अगर मैं थोड़ा फिल्मी अंदाज में समझाऊं तो जिस कम्युनिटी से शिल्पा शेट्टी और ऐश्वर्या राय आती हैं, एग्जैक्टली ये वही कम्युनिटी है जो वहां पर सबसे प्रभावशाली है बिजनेस में वहां के। तो वो हिंदुओं का कब्जा था और उस पर मुसलमानों का।
उस इलाके में ये सारा का सारा फ्रिंज एलिमेंट्स के जरिए आरएसएस ने बहुत सारा काम किया, लगातार बढ़ाया, उस पर पुशबैक हुआ, क्योंकि वहां पे जमीन भी, जहां पर एक सर्टेन अमाउंट की मुस्लिम पॉपुलेशन होती है, वहां पर इस तरह के नैरेटिव्स को पुश करने में आसानी होती है, मदद मिलती है। जैसे हमने हिमाचल कवर किया, हिमाचल में वो सारी चीजें क्यों नहीं काम कर रही थी? इन्होंने, प्रधानमंत्री ने खुद जब कैंपेन शुरू किया तो हिमाचल में वो सब नहीं चला, क्योंकि वहां पर 2% से कम मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो आप जिसके खिलाफ भय पैदा करके वो पॉलिटिक्स करना चाह रहे हो, वो वहां है नहीं। तो ये पैन कर्नाटका प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जगहों पे इतना और इतना इंटरमिंगलिंग, जैसे टीपू सुल्तान का पूरा, अब टीपू सुल्तान को आज जिस तरह से यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में या टीवी चैनलों ने उसको एक विलेन के तौर पर पेश करना शुरू किया, लेकिन टीपू सुल्तान लड़ किससे रहा था? जब आप इसमें जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप कैसे उसकी लड़ाई को कैसे आप आइडेंटिफाई नहीं करो। वो अंग्रेजों से लड़ रहा था, जिन अंग्रेजों से आजादी के लिए 200 साल, मतलब 150 साल, 100 साल तक पूरी लड़ाई से, वो भी तो उन्हीं अंग्रेजों से लड़ रहा था। कहने का मतलब ये कि इस तरह की जो कहानियां हैं पूरी बनाई गई, वो उस इलाके में काम नहीं करती, क्योंकि वहां पर इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इंटर रिलीजियस इंटरडिपेंडेंसी, बिजनेस में और तमाम तरीकों से। लैंग्वेज का मसला जो है वहां पर वो बहुत पावरफुल है, हर आदमी वही लैंग्वेज बोलता है और उसका बड़ा कमिटमेंट है उस लैंग्वेज के लिए, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, तुलु लैंग्वेज, कन्नड़ा, जो भी उनकी अपनी अपनी, तो वो सारी चीजें उनको एक करती हैं कहीं ना कहीं ले जाके। तो उस चीज को समझने की जरूरत है कि जिस हिंदुइज्म सर, इसीलिए मैंने कहा कि सरकार ने 5 साल पूरी तरह से मतलब प्रो हिंदुत्व, जो एक्सट्रीम हिंदुत्व पॉलिसीज को सपोर्ट किया, लेकिन उसका रेजोनेंस लोगों के बीच में जो है वो प्रो कर्नाटक, मतलब पैन कर्नाटका नहीं, वो एक पॉकेट की प्रॉब्लम ज्यादा है, जिसको नेशनल मीडिया दिखाता इस तरह से है कि जैसे ये पूरे कर्नाटका में ही हो रहा है। जी अतुल, तो हमने इस पर काफ़ी चर्चा करी। स्मिता, मैं आपकी इस मुद्दे पर और कोई आखिरी टिप्पणी चाहूँगा। साथ में मैं ये राइडर ज़रूर जोड़ रहा हूँ, भले ही आप ग्राउंड पर नहीं गई, पर आप इतनी सीजन जर्नलिस्ट हैं, तो आपकी लोगों से तो बात हो रही होगी जो वहाँ ग्राउंड पर गए और लोगों से। क्या आप ऑन एयर प्रेडिक्ट करना चाहेंगी कि आपको क्या लग रहा है, रिजल्ट क्या रहेगा? क्रिस्टल गेजिंग का ये जो मुश्किल जॉब है, मुझे लग रहा है कि एडवांटेज कांग्रेस डेफिनेटली है, इसमें कोई शक नहीं है, पर ये हंग असेंबली होगा या नहीं, उसके आसार पर्सनली मुझे लग रहे हैं कि शायद थोड़ा सा रिजल्ट उससे ज्यादा क्लियर आएगा। अच्छा, ठीक। आनंद, आपकी आखिरी टिप्पणी। और एक चीज मैं भूल गया, और उसमें आप सभी अगर कुछ जोड़ना चाहें तो एक मुद्दा मैं उठाना भूल गया। भ्रष्टाचार की बात हुई थी, तो मैं बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, मेरे दिमाग से इस समय नाम निकल रहा है कि वो किस संस्थान ने दी थी, लेकिन कर्नाटक का प्रशासन सबसे भ्रष्ट प्रशासक राज्यों में से एक रहा है, और वो सरकार किसी की भी रही हो, ऐतिहासिक तौर पे कर्नाटक में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है कि वहां की जनता त्रस्त रही है। तो जो ये गुस्सा है जनता का, ये वाजिब भी है, और वो हर सरकार के खिलाफ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फेयर पॉइंट रखते हुए। शार्दुल, मुझे लगता है इसमें जो ये बीजेपी की बार बार थियरी रहती है ना राज्य चुनावों में, वो जो डबल इंजन ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं कि आपकी राज्य में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी, आपको फायदा हो रहा है। ये दिल्ली में भी उसकी हवा निकली, पंजाब में उसकी हवा निकली, तो कर्नाटक में भी मुझे लगता है कि ये बीजेपी को भी जो है रिविजन करना होगा कि आप राष्ट्रीय हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आप एक राज्य को जीतना चाह रहे हैं। सदर्न स्टेट्स में बीजेपी को सोचना चाहिए कि आज की तारीख में अगर 129 संसद में टोटल 5 दक्षिण राज्यों की सीटें हैं, उनमें से 29 सीटों पर बीजेपी काबिज है। तो जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, वहां की जो प्रशासनिक मुद्दे हैं, वहां का एक बहुत अलग पैटर्न होता है। दक्षिण भारत में ज्यादातर राज्यों में देखने को मिलता है, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स को हम प्रोग्रेसिव मानते हैं वित्तीय आर्थिक मुद्दों पर। वो चाहे डीएमके आए, एआईडीएमके आए, तमाम राज्यों में कोई ना कोई पार्टी बदलती रहती है, सरकारें बदलती रहती है, लेकिन काम प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। तो नॉर्थ इंडिया से काफी डिफरेंट है वहां का एथॉस। आप नॉर्थ इंडिया के एथॉस को लेकर और अपने राष्ट्रीय हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर आप दक्षिण भारत में अगर राज्य के चुनावों को लड़ना चाहेंगे, तो उस पर निश्चित रूप से सवालिया निशान लगेंगे कि आप किस हद तक उसमें कामयाब हो सकते हैं। जी, मैं कुछ और बोलूं। आनंद, आप उस पर अंत में कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी चर्चा पर, कर्नाटक वाले चुनावों पर और जो सब बात हुई? नहीं, मेरा कुछ नहीं। एग्जिट पोल्स पर जो है ना कि एक डेटा लिया जाए, तो एग्जिट पोल्स भारत में जब से हुए हैं तब से 82% बार वो राष्ट्रीय चुनावों में सटीक हुए हैं और 97%
विधानसभा से जी। तो 97%। लेकिन क्या है ना कि सेफोलॉजी में अगर ये चुनाव जो है इसमें जो एग्जिट पोल्स का ट्रेंड रहा, तो अब तो ये 24 घंटे से भी कम की बात है, तो इतना कोई बहुत उत्सुकता की बात नहीं है कि कौन जीतेगा। कल जोश में आने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये तो जो है ये तो 2 दिन का बाजार है। तो अब अगर इसमें एक रूल माना जाता है, जैसे कई सेफोलॉजिस्ट सिवन प्रणव राय ने अपनी किताब वर्डिक्ट में लिखा है, अगर कोई भारत में खासकर 2004 के प्रेडिक्शंस के बाद, जो कि हॉरिबली रॉन्ग गए थे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, तो उसके बाद एक जो कॉशन ये है कि जो सेफोलॉजिस्ट हैं वो ज्यादा इस पर ध्यान देते हैं कि हम सही हों, कितने सही हों उस पर कम होता है। तो जी। अगर कोई एक ही मान लीजिए हम इसमें गलत नहीं हों कि ये चुनाव हार जाएगा, विनर सही पिक कर लें, लूजर सही पिक कर लें, कितनी सीटें मिलेंगी ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है उनके लिए, और बहुत मुश्किल है ये करना, क्योंकि जो ऑपोजिशन है, जो कोई सीट पे हार रहा है या जीत रहा है, मान लीजिए जीत भी रहा है, तो वो जो कास्ट वोटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि एक पार्टी को कितनी वोट मिलेगी वो तो आप समझ रहे हैं, लेकिन दूसरे दल को कितनी वोट मिलेगी, वो कितने खेमों में बटा है, तो उसका तो वोट शेयर तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो वोट शेयर जो है सीट में कन्वर्जन ये करना बहुत मुश्किल है। जी जी। खासकर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वोट शेयर को सीट में कन्वर्टिबिलिटी का मैथमेटिक्स बहुत ही मुश्किल है, और इसीलिए सेफोलॉजिस्ट जो है सीट प्रेडिक्शंस में मात खा जाते हैं, लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड गेस करने में ज्यादातर सटीक होते हैं कि इस दिशा में लोग जा रहे हैं। जी। तो ये है, देखिए कल ये कल कोई विषय नहीं होगा। जी। कल तो एक्चुअली मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ टू सी दिस कोलैबोरेशन दैट हैज हैपेंड, जिसमें स्क्रोल, न्यूज मिनट, वायर, न्यूज लॉन्ड्री, कोई एक और मैं शायद मिस कर रही हूँ, 5 आप लोग संस्थान 5 एक लोग साथ आ रहे हैं। या एनालिसिस, इलेक्शन डिकोडिंग, इलेक्शन पैटर्न, कैरावान भी है उसमें। जी। तो लगे हाथ मैं चाहूंगा कि जो कुछ और अनाउंसमेंट भी थे शुरुआत के, या वो बाद में रिकॉर्ड करना है आपको। एक तो बहुत जरूरी जो सूचना है कि हमारा ये प्रेस फ्रीडम फंड का जो सेना प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको जरूर से आप लोग फंड करें। हम इसके तहत कई सारी जो मीडिया से रिलेटेड, पत्रकारिता से जुड़ी बहुत सारी डीप डाइव खबरें हैं, एनालिसिस है, और नए जो पैटर्न है उनको कवर करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और भी अनाउंसमेंट अगर है शार्दुल, तो वो आप उसका जिक्र कर सकते हैं। आपने जिक्र कर दिया, तो प्रेस फ्रीडम फंड वाला मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था। हम 3 मई को था प्रेस फ्रीडम डे, लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री उसको पूरा माह मान रहा है, और भारत के मीडिया इकोसिस्टम में क्या क्या गड़बड़ियां हैं, उसमें क्या क्या परेशानियां हैं, और न्यूज़ संस्थाएं किस किस तरह के अलग अलग परेशानियां झेलती हैं, सादे रिपोर्टिंग करते हुए, कुछ बड़ी चीज़ नहीं। तो उसके लिए हमने प्रेस फ्रीडम फंड लॉन्च किया है, जिसको हम 31 मई तक पूरा करना चाह रहे हैं, जिससे कि डीप डाइव रिपोर्ट्स आएंगी, आपको वीडियो कंटेंट मिलेगा, कमेंटरी मिलेगी, उसको हम तुरंत स्टार्ट कर सकें। इसके लिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि 31 मई तक इसे पूरा भर दें हमारी वेबसाइट पर जाकर। और दूसरा जो इस हफ्ते घोषणा है वो लीगल फंड को लेकर है। अभी हाल ही में हमें आईटी डिपार्टमेंट का जो अब तो लगभग साल भर हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें उसमें इंटरिम रिलीफ दी है, लेकिन ये केस अभी भी चल रहा है, और इसमें हम 36 लाख से ऊपर खर्च कर चुके हैं, वो भी आप सभी की मदद से। तो लेकिन अभी वो केस जारी है, तो उसमें भी NL लीगल फंड आपको न्यूज़ लॉन्ड्री पर मिल जाएगा, newslaundry.com/NL लीगल फंड। वहाँ भी जाकर अगर आप अपना सहयोग दे सकते हैं तो कृपया ज़रूर दें। मैं अगले विषय की तरफ बढ़ता हूँ। पाकिस्तान का हमारे पड़ोसी देश में पिछले हफ्ता 10 दिन काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक रहे, और अगर आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से, कुछ लोग उसे रोचक कह रहे थे, पर रोचक शब्द मुझे ठीक नहीं लगा। तो वहाँ पर
इमरान खान पर 100 से ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले दर्ज थे, लंबे समय से चल रहे हैं, कुछ उनके सरकार में आने से पहले के भी हैं। और मैं स्मिता को विषय आपको समझाने को दूं उससे पहले एक चीज़ और, कि उन्हें जो गिरफ्तार किया गया, जैसा मैंने सुर्खी में किया, जिस तरीके से वो अपना बायोमेट्रिक टेस्ट कराने गए थे या रजिस्टर कराने गए थे हाई कोर्ट में, और वहाँ पर रेंजर्स ने, पुलिस नहीं आई थी वहाँ पे, पाकिस्तान रेंजर्स आए थे जो वहाँ का अर्धसैनिक बल है, उन्होंने उन्हें जबरन गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान के जो वकील हैं वो घायल भी हुए, वहाँ तोड़फोड़ भी हुई। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे फिर उन्होंने तलब भी किया, भाई ये क्या चल रहा है परिसर में। और सरकार का ये कहना था कि देखिए हम इन्हें कई बार पहले बुला चुके हैं, बहुत उन्हें समन जा चुके हैं, उनसे बात करने लोग जा चुके हैं प्रशासन के, लेकिन उनके लोग घेर कर बैठे रहते हैं, वो झड़प शुरू कर देते हैं, पथराव करते हैं, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था। और इस समय स्थिति काफ़ी विस्फोटक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपको बताया ये हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको ही लाना चाह रहा था स्मिता, इसमें क्या लगता है आपको, ये पाकिस्तानी मिलिट्री का जो वहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, क्या ये उसके पूरी पाकिस्तान की राजनीति पर जो शिकंजा रहा है ऐतिहासिक तौर पर, उसके टूटने की शुरुआत है, या फिर ये आर्मी के ही अपने दो जो धड़े हैं, क्योंकि एक टुकड़ा है आर्मी का, एक कुछ लोग हैं जो इमरान खान का समर्थन भी कर रहे हैं, ये उन दोनों के बीच टकराव है, आपको क्या लगता है? दोनों बातें हैं शार्दुल, इसमें टकराव की स्थिति बनी हुई है, एक इंटरनल सिचुएशन है, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड है। जो हुआ है वो पहले नहीं हुआ था जी, कि पाकिस्तान के सेना के जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ को अटैक करना, उनके कोर कमांडर के घरों को जलाना, क्वेटा में, लाहौर में, सरगोडा में वॉर मेमोरियल, युद्ध के लेकर जो उनका मेमोरियल बना हुआ है उसको अटैक करना। तो पाकिस्तान में हमेशा से देखिए टकराव की स्थिति तो बनी रही है वहां के राजनीतिक दलों और सरकार के बीच में, और सेना के बीच में, ISI के बीच में। ये भी आम बात रही है कि एक दफा PPP आते हैं, जब वो सरकार में आने के पहले उनकी एक टकराव की स्थिति बनी रहती है पाकिस्तानी सेना के साथ में। सरकार आकर जो है कुछ दिन तक सरकार चलती है सेना के ब्लेसिंग्स के साथ में, फिर वापस वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन इस दफा जो बात अलग है, एक तो ये जो लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, अब इसमें मैं ये मानती हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता है। आज हमने देखा है कि जो पाकिस्तान तालिबान है उन्होंने बकायदा बयान देकर समर्थन जारी किया है इन तमाम प्रोटेस्ट्स को। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रही हैं आप? जी, TTP की बात कर रही हूँ मैं। तो TTP का समर्थन बयान के जरिए जारी किया गया। और इमरान खान को लेकर जो एक बड़ी दिलचस्प बात है कि आप, आयरॉनिक भी है कि जब इमरान खान चुनाव जीत कर आए पिछली बारी, तो कहा गया कि दरअसल वो आर्मी के ब्लेसिंग्स के साथ ही आए हैं। उनको काफी सारे उनके क्रिटिक्स ने नाम दिया, उसमें कहा कि आप सेना के पपेट हैं, कठपुतली हैं, आप इन द डिम हैं, आपकी अपनी जो है कोई वजूद नहीं है, आपका अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं है। इमरान खान की शख्सियत आज की तारीख में एक कॉकटेल वाली शख्सियत है। उसमें आप अरविंद केजरीवाल को जोड़िए, आप डोनाल्ड ट्रंप को जोड़िए, प्लस इमरान खान को जोड़िए। 2013 के चुनाव कवर करने के लिए मैं गई हुई थी शार्दुल पाकिस्तान में, मुझे याद है, और हम लोग एयरपोर्ट से लैंड करने के साथ ही सबसे पहले रवाना हुए थे शौकत खानम अस्पताल, क्योंकि जैसे ही हम लैंड किए तो हमें पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है, स्टेज से इमरान खान गिर गए हैं और उनको चोट आई है। तो जिस कैंसर हॉस्पिटल का उन्होंने लिटरली हाथ में कटोरा लेकर लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके जिस हॉस्पिटल का निर्माण किया था, उसी हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, और उस हॉस्पिटल के बाहर लोगों का जो मानव समुद्र था, हुजूम था। उन चुनावों में इमरान खान की पार्टी जीती नहीं थी, नवाज शरीफ जीत कर आए थे, लेकिन एक फोर्स के तौर पर, लगभग 2 दशक के राजनीति के बाद एक फोर्स के तौर पर उभरे थे इमरान खान उस चुनाव में। और आज इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए कि इमरान खान एक पॉपुलर नेता हैं जी। डोनाल्ड ट्रंप की तरह वो एक डिवाइसिव फोर्स भी हैं, वो एक पोलराइजिंग फोर्स भी हैं। वो उन आम लोगों को जोड़ जरूर रहे हैं जो लोग यहाँ पर उन्हीं 2 पुरानी पार्टियों से, PPP, PMLN से परेशान हो चुके हैं। लगातार 2 ही राजनीतिक घरानों के आप शासन में बने रहने से जो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आज आप उनकी फॉरेन डेट्स देखें, उनकी महंगाई का स्तर देखें, उनकी मुल्क की गरीबी और वहां नौजवानों के लिए नौकरियों का ना होना देखें।
इन तमाम चीजों से वहां की जनता त्रस्त है। इस समय ये महंगाई वो लोग बहुत भी है। हैं, बहुत बहुत। आप उनकी एक्सटर्नल डेट्स पिछले साल की अगर बात करूं तो लगभग 90 अरब अमेरिकी डॉलर था पिछले साल। मैं जून की बात कर रही हूँ। तो पाकिस्तान की लगातार अर्थनीति को लेकर बहुत से वहां के लोग हैं जिनको अब ये भी लगने लगा है कि बार बार वहां का जो सत्ता परिवर्तन है वो आर्मी और आईएसआई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हीं के जरिए हो रहा है। तो आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं पाकिस्तान में, इमरान खान निश्चित रूप से उन चुनावों में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे क्योंकि एक बड़ा तबका लोगों का आज उनके साथ खड़ा है। लेकिन ये वो तबका भी है जिनको वो यूनाइट करने के साथ ही वो उनका ध्रुवीकरण भी कर रहे हैं, वो उनको बहुत ज्यादा एक डिवाइसिव फोर्स भी बना रहे हैं। वो तबका भी है जो हाथों में बंदूक लेकर, पत्थर लेकर सड़कों पर जा रहा है। तो एक डेंजरस स्थिति बनी है। ये पहली बार मुझे लगता है पाकिस्तानी आर्मी को, भले ही उनका अंदरूनी भी एक लड़ाई है, उनकी धड़े आपस में टकराव की स्थिति में बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के लिए एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत जिसके पीछे आज जनता का सपोर्ट भी है, वो पीपीपी या पीएमएलएन के मामले में इस तरह का कार्डर सपोर्ट उन्होंने नहीं देखा था जैसा आज वो इमरान खान के लिए देख रहे हैं जी। तो एक तनावपूर्ण जो स्थिति है ये जल्दी सुलझने वाली नहीं है। पाकिस्तान में चुनाव अक्टूबर में करवाए जाने वाले थे, लेकिन इमरान खान को भी देखना होगा। देखिए, वो लगातार सिंपैथी के लिए तमाम चीजों को भुनाएंगे। उन्होंने आरोप लगाए तमाम लोगों पर, सेना पर, कि उन पर जो है जानलेवा हमले किए गए। एक हमले की तस्वीरें सामने भी आई, उनके पांव में गोलियां भी लगी। और ये जो तमाम आरोप इमरान खान मढ़ रहे हैं वो किस पर लगा रहे हैं? वो सीधे आईएसआई चीफ की जगह वो जो डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल है काउंटर इंटेलिजेंस के जी, मेजर जनरल फैजल नसीम, जिनकी भूमिका है, एक तरीके से हम कह दें कि यहाँ काफी बार कहा जाता है कि आईबी हमारी डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, लेकिन उस तरह का जो है सीधे तौर पर हमारे चुनावों में वो हस्तक्षेप, वो दखल अंदाजी नहीं होती है। पाकिस्तान में है वो जो दखल अंदाजी का सीधे तौर पर जो स्प्रिंग है वो डीडीजी सीआई पर के पास है। तो फैजल नसीर के साथ में हो या जो आईएसआई चीफ थे नदीम अंजुम, इन लोगों के साथ जो डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन की रणनीति अपनाई हुई है इमरान खान ने, और वो उस कॉन्फ्रंटेशन की पोजीशन से हटने को तैयार नहीं है। इसमें उनके लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर वो इस तरह की उग्र एक राजनीति के तहत बिना कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं उनके खिलाफ, देखिए अभी जो अल कादिर ट्रस्ट का मामला चल रहा है जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई, पाकिस्तानी रेंजर्स ने गिरफ्तारी की, और जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं वो दरअसल हमारी बीएसएफ का काउंटर पार्ट है। वाघा बॉर्डर की रिट्रीट सेरेमनी में बीएसएफ पाकिस्तानी रेंजर्स होते हैं। उसपे 60 अरब पाकिस्तानी रुपयों की जो है धोखाधड़ी का आरोप लगा हुआ है इमरान खान पर कि अल कादिर ट्रस्ट जो यूनिवर्सिटी बनाया जाना है, स्पिरिचुअल ट्रस्ट, जो उनकी बीवी उनकी जो बुशरा बेगम जो है, जिन्हें कहा जाता था कि जो उनकी स्पिरिचुअल गुरु भी रही हैं, बुशरा बेगम के तहत वो जो अल कादिर ट्रस्ट है उसमें पैसे बाहर से, बहुत लंबी चौड़ी एक कहानी है। मलिक रियाज बोलकर जो एक पाकिस्तान के टाइकून है, वो पहले देश से बाहर थे, वो करप्शन केस में पकड़े गए यूके में, उनका पैसा आना था पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को, वो पैसा अल कादिर ट्रस्ट को पहुंचता है। एलिगेशन सीरियस है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ से जो है उनको ये सजा सुनाई गई थी। लेकिन इन सबके बीच में इमरान खान जैसे, अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा किया, उनको जमानत दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गिरफ्तारी के बाद में, वो आज निकलते हैं तो तुरंत खबर आ जाती है कि किसी और मामले में डिटेन किया जाता है। इमरान खान को कोर्ट जाना होगा। आज अगर आप डॉन जो पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अखबार है उसकी आप संपादकीय को देखें तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस का कोर्ट में जाना, अदालतों में जाना, फेस करना केसेस को, ये कोई नई बात नहीं है। इमरान खान को ये करना चाहिए, लेकिन अगर लगातार ये वायलेंस की स्थिति बनी रहती है तो जाहिर सी बात है फिर ये मार्शल लॉ का जो रास्ता है वो भी साफ हो जाएगा। और इसमें मुझे नहीं, इस वक्त पूरी तरीके से जो है ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी ही करवा रही है ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसमें निश्चित रूप से जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं उनकी भी एक भूमिका जबरदस्त यहाँ पर बनी हुई है, तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि थोड़ा संभल कर खेले, नहीं तो वो बहुत इजी स्केपगोट हो जाएंगे फिर आर्मी के लिए। जी, वो समर्थकों वाली बात जो डेंजरस है वो मैं अतुल से पूछूंगा राजनीतिक परिवेश में, पर पहले आनंद, आप भी विदेश नीति पर लगातार लिखते भी हैं और उस पर नज़र भी रखते हैं। मैं आपसे बिल्कुल सिंपल बात पूछना चाहता था, ये इसमें तो हमारा क्या मतलब, किसी को भी कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान में सरकार आर्मी की शह से ही बनती है। आप जितना पढ़ रहे हैं उसे देखकर क्या लगता है आपको कि आर्मी
पाकिस्तान का जो पूरा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो अब पछता रहा है इमरान खान को लाकर, क्योंकि मैं श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे तब उनका इतना वाइड स्प्रेड सपोर्ट नहीं था, तब उनका सपोर्ट एक विशेष कोनों में था पाकिस्तान के, पूरा पंजाब रीजन में और इस तरह से नहीं फैला था। लेकिन अभी आप देखिए प्रधानमंत्री जब वो थे तब उनका सपोर्ट गिर गया था, लेकिन वापस आने के बाद वो फिर से ऊपर आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आर्मी रिग्रेट कर रही है और मार्शल लॉ की जैसे स्मिता ने बात की, क्या उसके आने के चांस हैं? देखिए, पाकिस्तानी जो राज व्यवस्था है उसमें आर्मी जो है वो एक स्टेबलाइजिंग फोर्स रही है बाय डिफॉल्ट। तो इसमें अभी जो एक ऑर्केस्ट्रेटेड जो डेमोक्रेटिक सेटअप है तो वो ऑर्केस्ट्रेशन जो है आर्मी को ही करनी पड़ती है, तो उसी पर मिलिट्री सपोर्ट पे ही राइड करके इमरान भी सिविलियन पावर के शीर्ष पर पहुंचे थे। और जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है ना, उसको इस तरह से शेक ऑफ कर देना कि अब हम आर्मी के अगेंस्ट हैं और पहले उसी के समर्थन से हैं, तो ये एक विरोधाभास होगा। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये है जो कि एक नया फोर्स पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में है, वो कल्ट फिगर का है। तो इमरान एक कल्ट हो गए हैं, तो टेफलन कोटेड भी हो गए हैं, करीब 140 केसेस उन पर हैं और उसमें कुछ भी स्टिक नहीं कर रहा है। तो एक तबका है एक जन समुदाय का जिसमें वो एक टेफलन कोटेड कल्ट स्टेटस के पॉलिटिकल फिगर हो रहे हैं और कैरिज्मा पे राइड कर रहे हैं कई तरह के करप्शन केसेस को। बहुत करप्शन केसेस उसमें मोटिवेटेड भी होंगी और लेकिन वो केसेस हैं, वो अलकादर का हो और भी कई से, तोशखाना केस में तो वो कॉन्विक्ट भी हो गए हैं। और जब आर्मी ने 2018 में ये चुनाव करवाए थे उससे कुछ महीने पहले जो आर्मी ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने ही करवाए थे, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि उससे पहले नवाज शरीफ को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 62 और 63 में डिस्क्वालीफाई किया गया था। और वो कई बहुत ही सिंपल इससे कई तरह से कह सकते हैं माइल्ड चार्जेस में, कि उन्होंने डिस्क्लोजर नहीं किया था, जो कि पनामा पेपर्स में आया। उनके बेटे का दुबई में कंपनी के वो पैसे के बेनिफिशियरी रहे थे और एक डिस्क्लोजर नहीं करने की वजह से 62-63 में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। तो अभी जो है, अब जो चुनाव है उसमें जो उनकी इमरान की, तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ये पंजाब का पावर स्ट्रगल है। सिंध में मान सकते हैं इमरान उतने प्रभावशाली नहीं है। बलूचिस्तान में एक जो है गठबंधन सरकार चल रही है। खैबर पख्तून में थोड़ा सा इमरान का जो है वहां पर उनका बेस है, प्रभाव है। खैबर पख्तून में उनकी सरकार भी रही है और लेकिन जो पावर सेंटर है पाकिस्तान का पंजाब, तो ये कह सकते हैं कि एक पंजाबी जो पावर स्ट्रगल है वो राष्ट्रीय परिदृश्य में दिख रहा है। जो आनंद, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा, अतुल को जाना है। तो अतुल, आप अपना रिकमेंडेशन दे दें हमारे श्रोताओं के लिए, फिर हम आपसे विदा लेंगे इस हफ्ते। बस इसमें एक चीज पाकिस्तान वाले मामले में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फॉलो भी नहीं कर रहा था, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था, अगर आपके पास 2 मिनट। क्या चीज? हाँ, तो ऐसा है कि जो स्मिता ने जिक्र किया था जो अपनी उनकी पॉपुलैरिटी का, तो इमरान खान बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं, कई लीडर जैसे हम जानते हैं उन्हें, इतना कि वो मतलब जैसे पैगंबर मोहम्मद के जीवन की बात करेंगे लेकिन फिर अपनी बात करने लगेंगे। और अभी हाल ही में पेशावर का मेरे ख्याल से एग्जाम्पल था, एक रैली में एक व्यक्ति ने, उनके सपोर्टर ने, बिल्कुल अंधभक्त ने कह दिया कि पैगंबर मोहम्मद के बाद इमरान खान ही है, तो वहाँ भीड़ ने उसे लिंच कर दिया। तो इस लेवल का डेंजरस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो आप भले ही विदेश नीति पर उतना ना देखते हो, लेकिन ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो मैं आपका व्यू जानना चाह रहा था पॉलिटिक्स में, वो भी पाकिस्तान जैसे देश में। तो एक चीज क्या है कि जो थोड़ा थोड़ा जो बड़े लीडर होते हैं, जिससे स्मिता कह रही थी कल्ट फिगर जो होते हैं, जी, नार्सिसिज्म का गुण सबके अंदर थोड़ा थोड़ा होता है। तो इमरान खान उससे बचे हुए होंगे ये तो हम मान नहीं सकते, हमें मानना भी नहीं चाहिए, तय करना चाहिए कि वो कितने डेमोक्रेट हैं। वो हो सकता है एक चीज।
पाकिस्तान की जो समस्या, मतलब मैं ये जो पूरा प्रकरण इस समय हो रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हुई फिर रिहाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, उसको मैंने उतना बारीकी से फॉलो नहीं किया। बस मुझे समझिए कि पाकिस्तान की समस्या जो है मतलब एक कृत्रिम देश है, और एक कृत्रिम देश की समस्याएं हैं ये, कि जिसमें एक बहुत बड़ी सेना बैठी हुई है जो कि उस देश को की के सबसे बड़े संसाधनों पर उसका कब्जा है। ऑलमोस्ट वो जो उस देश का पूरा, आप इकोनॉमिक्स के नजरिए से टैक्स का कलेक्शन है उसमें 50% से ज्यादा हिस्से पर उसका हिस्सा है, जबकि मतलब किसी भी स्वस्थ और एक हेल्दी देश की नजर से, और ये आजादी के बाद से चला रहा है। जो बंटवारे के समय एक अमेरिका में रहते हैं वो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रहे, इनका नाम है, उनकी किताब मैंने पढ़ी है, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम जी। अमेरिका में ही रहते हैं वो, मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा। रिकमेंडेशन उनकी किताब का नाम मैं सर्च करके डलवा आप दूंगा। हुसैन हक्कानी की हाँ, बात कर रहे हैं क्या? हुसैन हक्कानी की बात, पूर्व एम्बेसडर रहे यूएस में वो, और पीपीपी के उनके काफी करीबी ताल्लुक थे। अब उनकी किताब पढ़ के आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे एक देश के रिसोर्सेज पे सेना ने मतलब अपने हक से, अपनी हैसियत से ज्यादा, अपने हिस्से से ज्यादा पर कब्जा किया। और वो उसको बंटवारे के समय ही से ये परंपरा, ये नींव पड़ गई कि उससे जरूरत से ज्यादा उसको बंटवारे में उसको सेना के रिसोर्सेज मिले, उसको बंटवारे में मतलब उसके अपनी पूरी क्षमता से ज्यादा उसका बोझ मिला। तो वो एक तरह से बर्डन बन गया पूरे पाकिस्तान के ऊपर। और उस बर्डन और जो कृत्रिमता है कि आप किसी देश को उसका जो कल्चरल लेगेसी है, जो पूरा उसकी हिस्टोरिकल लेगेसी है, उसका जो रिलीजियस एक वो है, इन सब चीजों को अचानक से कट करके और एक नए तरह, एकदम नई जमीन पे कोई देश खड़ा कर रहे हैं जिसमें बाकी चीजें पीछे की गौड़ हो जाए या गायब हो जाए, डिलीट हो जाए पूरी तरह से। तो उस कृत्रिमता की भी भेंट चढ़ गया है पाकिस्तान, और उसमें जो नए प्लेयर हैं जिनका कि उन सब चीजों से कोई कमिटमेंट नहीं है, वो लड़ रहे हैं सब। तो ये मेरा एक बेसिक सा वो है कि इसलिए पाकिस्तान अभिशप्त है, ये नियति है उसकी कि वो इस तरह की कंटिन्यूएशन में शायद फंसा रहेगा हमेशा जी, जब तक है। ये मेरा वो है। रिकमेंडेशन मैं दो चीजों का देना चाहूंगा। मैंने इस समय 15 दिन काफी कर्नाटक में दौरा किया, और मैंने 2 वीडियो रिपोर्ट्स बनाई हैं बड़ी। एक क्लाइमेट चेंज के नजरिए से एक कॉफी इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट है जो कि कैसे कॉफी इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से उससे प्रभावित हुई है। और मैं तो सुन के गया था, लेकिन एक्चुअली मैंने वहां पर देखा जो चिकमगलूर और हसन और कोडागू जिले हैं वहां के, जो इस देश के 70% से ज्यादा कॉफी पैदा करते हैं, वहां पर हमेशा मार्च के महीने में पहली बारिश आती है और कॉफी का पेड़ जो होता है, जो पहली बारिश से के बाद ठीक 7 दिन के अंदर उसमें ब्लॉसम होता है, फूल निकल आते हैं। फूल जब आ जाते हैं फिर उसके बाद वहां से फलियां निकलनी शुरू होती है। मई के महीने में मैं इलेक्शन कवर कर रहा था, और मई के महीने के पहले वीक में जाकर वहां पर पहली बारिश हुई जो मार्च में होती थी। तो इतना बिगड़ा हुआ क्लाइमेट का साइकिल है, इतना बिगड़ा हुआ उसका रूप है, जिसकी कीमत कॉफी के वहां के प्रोड्यूसर चुका रहे हैं, सारे लोग चुका रहे हैं, उस पर बड़ा इम्पैक्ट। तो उस नजरिए से एक स्टोरी है। और दूसरा रिकमेंडेशन मेरा ये है, मैंगलोर से में जो जिस कोस्टल कर्नाटक की हम बात कर रहे थे, हिंदुत्व लेबोरेटरी की बात कर रहे थे, उस पर मैंने एक बड़ी लंबी वीडियो रिपोर्ट की है, करीब 18-19 मिनट की वीडियो रिपोर्ट है, किलिंग फाइल्स ऑफ मैंगलोर। जी। तो ये तो मेरे रिकमेंडेशन। किलिंग फाइल्स ऑफ मैंगलोर बेसिकली उस इलाके में जो हिंदुत्व के नाम पर अलग अलग दुकानें खुली हुई हैं, प्लस अपने बीजेपी के आरएसएस से जुड़े बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, किस तरह से वो पूरा इलाका, प्लस पीएफआई है जो कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म बहुत भयानक वहां चल रहा है, और उसमें अजीब अजीब वजहों से लोगों की हत्याएं होती हैं। सपोज वहां पे सिर्फ इसलिए हत्या होती है कि आज किसी हिंदू की अगर हत्या हुई है किसी भी वजह से, तो आप ये मान के चलिए कि उस जिले में कहीं पे भी किसी एक मुसलमान की हत्या किसी दिन हो जाएगी अगले 2 से 3 दिन के अंदर चाहे। तो ये इस तरह का भयानक किस्म का एक विशेष सर्किल है जिसमें ये चीज चल रही है। और मैंने उसको थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश की है, उसको समझने की कोशिश की है कि कैसे ये सब सारी चीजें वहां पर बिगड़ती गई हैं और किन लोगों की उसमें भूमिका है। तो ये 2 मेरे रिकमेंडेशन है। धन्यवाद अतुल। मैं ये कहना चाहूंगा, इस बार रोल बदल गए हैं, आपने मेरा रिकमेंडेशन ले लिया। मैं कहने वाला था अतुल जहां भी जाते हैं वहां से सही रिपोर्ट करते हैं लोगों के असली मतलब की, वहां से अमूल दूध की, यहाँ से कॉफी की, जो असली परेशानी है
पर धन्यवाद। आपने जो बुक का जिक्र किया हुसैन हक्कानी की, वो मैं रिकमेंडेशन में बता दूंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्मिता, आनंद, धन्यवाद। तो आनंद, आप जो कह रहे थे वो पूरा करें। मैं इसमें एक छोटी सी चीज और जोड़ देता हूँ पाकिस्तान रिलेटेड। जो ये करप्शन के नाम पे इमरान खान भी ऊपर आए थे, जो उनका प्रचार चल रहा है पाकिस्तान के सिस्टम को वहाँ के पुराने नेताओं ने कर दिया, और दूसरी पार्टियां भी। अब ये शहबाज शरीफ वाली जो गवर्नमेंट है, ये भी ऐसे ही कर रही है। ये एक तरह से मतलब इम्प्यूनिटी दिखाता है कि इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि वो खुद का करप्शन रजिस्टर भी नहीं करते। और ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के लिए पाकिस्तान में क्या कहता है कि लोग भी उसे नहीं देख रहे। देखिए, पाकिस्तान बेसिकली जो पॉलिटिकल क्लास है वो जो फ्यूडल एलिमेंट से बना हुआ है, और जो भी एक सेमी फ्यूडल और सेमी कैपिटलिस्ट टाइप की वहाँ, मतलब कोई लेफ्ट या राइट और क्लासिक कोई इकोनॉमिक कंटिन्यूम में नहीं। मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जो वो डेमोक्रेटाइजेशन का वो जो एक प्रोसेस होता है, उसको स्किप करके जो इंस्टॉलेशन डेमोक्रेसी की है, वो एक सेमी फ्यूडल सेमी कैपिटलिस्ट ये पे है। आप शायद ही कोई पाकिस्तानी जो राजनेता देखेंगे जो गरीब हो, या गरीबी से उठ, भारत में भी नहीं कम देखेंगे, लेकिन गरीबी से उठकर ही जो संपन्न हो गया हो करप्शन से ही, ऐसा नहीं। जो वहाँ संपन्न है वही ज्यादा संपन्न हो। तो वो एक अलग विषय है, वो पाकिस्तानी राज्य का जो नेचर है पॉलिटिक्स का, वो उस पे एक अलग ये। बट यहाँ जो चर्चा है इस क्राइसिस पर हो रही है, तो एक जो सस्टेनेंस जो स्टेक्स है ना, जिनका स्टेक्स है इसी सिस्टम के कंटिन्यूएंस में, उसमें इमरान खान का भी जो स्टेक्स था इसी सिस्टम के ही सस्टेनेंस में था। उसमें वो इस बात को भी रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हैं, इससे कर पाए कि जो आर्मी जो है उन्हें बहुत लॉन्ग रोप नहीं दी। जब वो आईएसआई चीफ के मसले पर कि कौन होगा ये पे उसमें उनका कॉन्फ्रंटेशन शुरू हुआ, वो मैनेज नहीं हो पाया उनसे उसका। और वो इस बात को एक कल्ट फिगर के तौर पे इस पे रिकॉन्साइल नहीं कर पाए कि आर्मी उन्हें लॉन्ग रूप नहीं दी, क्योंकि एक कल्ट फिगर जब आप होते हैं, एवब लॉ एवब सिस्टम समझने लगते हैं खुद को, तो इससे रिकॉन्सिलिएशन जो डीप स्टेट है उससे नहीं कर पाते हैं। तो वो उनके राजनीतिक व्यवहार में दिखा। लेकिन ऑफ कोर्स जो कल्ट स्टेटस है, करिश्मा, ये सब न्यू फोर्सेस जो हैं अनलीश हुए हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, जिससे अभी जो है नेगोशिएट जो है पाकिस्तानी मिलिट्री को करना है। अब किस तरह करेंगे, अभी तक रिलेटिवली उनके अंदाज से मैं कहूंगा कि थोड़ा रिस्ट्रेंट ही दिखाया है उन्होंने, लेकिन आगे ये उनका कोई लार्जर प्लान है, ये आगे के कुछ सप्ताह में पता चलेगा। जी स्मिता, मैं आपसे, आपको अगर अभी तक जितनी हमने बात की उस पर कुछ कहना हो वो तो है ही, मैं एक सवाल और जोड़ना चाह रहा था। इस पूरे पाकिस्तान से जो प्रकरण हो रहा है, तो भारत में स्पेसिफिक एक चिंता और भी है। पास्ट में पाकिस्तानी आर्मी ने जब भी पाकिस्तान में कुछ इस तरह के अंदरूनी टकराव भयंकर होने लगते हैं, एक क्रेसेंडो पर पहुंचने लगते हैं, तो वो एक कोई टेरर अटैक हो जाता है या वो स्पेसिफिक एक्शन जिसे वो कहते हैं भारत के खिलाफ वो करते हैं पूरी कंट्री को यूनिफाई करने के लिए, तो उसकी चिंता कितनी है ये डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, और आप उस पर रिपोर्ट करती हैं लगातार, उस पर नज़र रखती हैं। तो एक तो ये, और दूसरा कि वो इसका एग्जांपल ये भी है कि वो कश्मीर का अभी चाइना के साथ उन्होंने दिया है कि हम चाहते हैं, तो ये चिंता कितनी ज़्यादा है और ये पहलू कितना बड़ा है, या अब ये मैटर नहीं करता आपकी नज़र में? देखिए, अगर आप राष्ट्रीय सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोगों से बात करेंगे, तो कभी भी जब आपके पड़ोसी मुल्क में जिनके साथ आपके बॉर्डर्स आप शेयर करते हो और आधा घंटा का रास्ता लगता है टेक्निकली बाय रोड, आप अमृतसर से आप वाघा पहुंचते हो, अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए आप लाहौर पहुंच सकते हो 45 मिनट के अंदर बाय रोड। तो उसमें निश्चित रूप से जब वैसा कोई मुल्क अगर एक बहुत ही अनसर्टेन फेज से गुजर रहा हो, अंदर इतना ज्यादा जो है तनाव हो,
और जो तनाव सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं हो रहे हो, बल्कि जहां बहुत ज्यादा हिंसा हो रही हो, गोलियां चल रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर कभी कोई गृह युद्ध जैसे हालात बने तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है तमाम तरीके से, और वो चाहे श्रीलंका की क्राइसिस हो या आप नेपाल में कुछ हो जाए या पाकिस्तान में कुछ हो, आतंक का एलिमेंट तो अपनी जगह है ही। और इसमें मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि भारत के लिए भी जरूरी है कि इन मुद्दों को जो है, चूंकि यहाँ चुनाव हो रहे हैं और अब कर्नाटक से लेकर अगले साल तक जो है अब ये चुनावों का ही माहौल बना रहेगा भारत में, और यहाँ के चुनाव माहौल का मतलब है कि पाकिस्तान का जिक्र फिर आता ही है बतौर कैंपेन के तौर पर। तो उसको सिर्फ एक राजनीतिक रूप पर बुलाने की जगह आप अपनी जो अंदरूनी सुरक्षा मैकेनिज्म्स हैं उनको मजबूत रखें, और उनसे जुड़े हुए जहां पर जो जवाबदेही चाहिए संस्थानों से, आपकी इंटेलिजेंस की संस्थानों से, वो आप लें, उस पर बात करें, सवाल पूछें। लेकिन देखिए एक कश्मकश की स्थिति है भारत के लिए इस वक्त, क्योंकि एक तरफ जहां सुरक्षा को लेकर आपकी चिंताएं हो सकती हैं, आप कहते हैं कि भैया लोकतांत्रिक जो है वहां पे प्रणालियां वहां बने, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और बीच में कुछ ऐसा मौका था जब लगा था कि चलिए जरदारी साहब, नवाज शरीफ, ये तमाम वो लोग हैं जो ओल्ड बेसिकली इंडिया के साथ इंगेज करने वाले लोग रहे, इनके साथ रिश्ते बहुत अच्छे भी रहे हैं और बहुत खराब भी रहे हैं, युद्ध भी लड़े गए हैं इनके दौर में। तो ऐसे वक्त में भारत एक तरफ जहां पर सोचेगा कि चलिए लोकतांत्रिक प्रणाली बने रहे, तो उसमें फिर ये इमरान खान का उग्र जो रास्ता है सही है नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एक ये इस बात का भी कहीं ना कहीं इसकी बीज बोया जाना कि हो सकता है ये एक पाकिस्तान का टर्निंग अराउंड मूवमेंट हो जी, जहां पाकिस्तान की सेना को एक सशक्त टकराव देने वाला एक पहला शख्स पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से उभरा है। हुसैन हक्कानी की बात हो रही थी, उन्होंने अभी CNN के क्रिश्चियन अमनपुर को एक इंटरव्यू में उसको जोड़ते हुए कहा कि कहीं ये कोई खोमेनी मूवमेंट ना हो इरानियन प्रोटेस्ट्स वाला, कि खोमेनी के खिलाफ लोग किस तरीके से आ गए जी, जब आप अहमदीनेजाद को जो है जब आप वहां चुनावों से निकाल रहे हैं। तो ये अभी बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है। आने वाले कुछ दिनों में ये लगातार चलता रहेगा कि इमरान खान कोर्ट से कहीं अगर उनको राहत मिलती है, और वहां जिस तरीके से टेप्स लीक होते हैं उनके बेडरूम कॉन्वर्सेशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेकर, वो सिलसिला और बढ़ेगा, डर्टी ट्रिक्स बढ़ेंगी, ISI की गेम्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। मार्शल लॉ के लिए देखिए पिछले कुछ वक्त से कोशिश की गई थी परवेज कियानी के वक्त से कि ये दिखाया जाए कि अब जो है आर्मी वहां पर सीधे तौर पर टेक ओवर नहीं करती है, लेकिन पर्दे के पीछे से जो है सत्ता की कमान उन्हीं के हाथों में है। तो वो दौर चला गया, मुशर्रफ वाला दौर, कि जब मिलिट्री टेक ओवर सीधे तौर पर हो जाया करते थे हर बात पर पाकिस्तान में। लेकिन क्या वैसा एक माहौल वापस से अगर बनता है तो निश्चित रूप से वो भारत की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। और दूसरी ओर इमरान खान, जो मैं बार बार डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र कर रही हूँ और ये मेरा रिकमेंडेशन भी होगा जी, कि ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक टाउन हॉल इंटरव्यू किया है CNN इंटरनेशनल ने, और उस इंटरव्यू को देखकर मैं शॉक्ड थी, क्योंकि उसमें ऑडियंस में जी, उस ऑडियंस में सवाल अच्छे पूछे थे, एंकर ने अच्छा काम किया था, लेकिन एक तो उसमें फैक्ट चेकिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। ऑडियंस में जिस तरीके से तालियां बज रही थी वो बहुत क्लियर था कि जो मैन्युफैक्चर्ड ऑडियंस है वो ट्रंप की ऑडियंस बिठाई गई थी वहां पर किन्हीं वजहों से, जो ट्रंप बार बार पिछले चुनावों को अभी भी वो फ्रॉड बताए जा रहे हैं। कोई सबूत नहीं है, कोर्ट्स में ये बार बार जो है कैंसिल किए जा रहे हैं, लेकिन US में वो अभी तक पिछले चुनावों को 2020 के चुनावों को फ्रॉड बताते हैं। उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए सेक्सुअल अब्यूज के, जिनको ज्यूरी ने माना, उसमें वो विक्टिम को अभी तक वो वैको कहते हैं, वो नेताओं को क्रेजी कहते हैं, और इन बातों पर जो है तमाम लोग तालियां बजाते हैं। और अगर सिर्फ तालियां बजाने तक सीमित होते तो अलग बात होती। 6 जनवरी को 2020 के चुनाव नतीजों के आने के बाद जो अगले साल दृश्य देखने को मिले कैपिटल हिल में, जो हिंसा हुई दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में, जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई लोकतंत्र की, तो इस तरह के जब डिवाइसिव कल्ट फिगर्स नेतृत्व की बागडोर संभालते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप हो, इमरान खान हो, जिनके अंदर वो नार्सिसिज्म की बात काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, वो जब तक उनके हक की बात की ना जाए वो किसी और बात को नहीं मानेंगे, तो उसके भी अलग डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ना सिर्फ उस मुल्क के लिए बल्कि उस पूरे क्षेत्र के लिए। तो ये एक बड़ी catch-22 सिचुएशन है भारत के लिए इस वक्त। यू हैव अ डेंजरस इमरान खान, you also have a dangerous army waiting to take control. जी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो उन्हें नार्सिसिस्ट कहना तो बहुत लो ग्रेड है, वो तो खतरनाक व्यक्ति है, पर उन पर फिर कभी बात करेंगे। देखिए सारी बात हो गई है। आप देखिए टोन्स की सिमिलरिटी आपको नजर आएंगी। It is always about me myself जी।
सिमिलरली विद इमरान खान की टीम ने अरविंद केजरीवाल के प्रोटेस्ट को बहुत नजदीक से देखा था। इमरान खान की सिस्टर ने मुझे खुद कहा था कि जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, उन दिनों वो दिल्ली में थी, उन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के प्रोटेस्ट से जो है लगभग उन नोटबुक्स से उन्होंने काफी नोट्स एक्सचेंज किए थे कि कैसे धरना दिया जाए, कैसे प्रदर्शन किया जाए। लेकिन वो बढ़ते बढ़ते जब आपकी पर्सनालिटी आप पर इतनी हावी होने लगी और जिसमें आप लोगों को इस हद तक भड़का सकते हैं कि आपके फॉलोअर्स हिंसात्मक एक्शन के लिए तैयार हो जाएं और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे डेंजरस संगठन जब आपको खुलेआम समर्थन दे रहे हैं, आपके वायलेंस को समर्थन दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो पाकिस्तान को हमेशा से हम एक डिसफंक्शनल स्टेट कहते हैं, जहां सिविल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की बैलेंस आज तक नहीं बन पाई है, जहां मुल्ला मस्जिद का जो एक डेंजरस एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसकी वजह से वहां लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं हो पाया, वहां आने वाले दिन भी जो है वहां चुनाव हो पाएंगे या नहीं, वहां मार्शल लॉ लगता है या नहीं, वो एक डिसफंक्शनल की जो स्थिति है, वो डिसफंक्शनैलिटी और बढ़ेगी, यहाँ से अभी घटेगी नहीं। जी जी जी, मैं डोनाल्ड ट्रंप को और ज़्यादा खतरनाक बता रहा था बस, क्योंकि मागा क्राउड तो बिल्कुल एक अलग लेवल का क्राउड है। पर ये सारी बात को देखते हुए मेरे दिमाग में गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक वो डायलॉग याद आया। पाकिस्तान में इस समय वो बिल्कुल फिट होता है, आर्मी ने जो इमरान खान को प्रॉप अप किया कि लकड़बग्गे को लकड़बग्गा ही मारता है, तो वो वाली सिचुएशन बन गई है। पर देखते हैं आगे इसमें क्या होगा, है ना। हंसना नहीं चाहिए, काफ़ी वहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं। तो हम अपनी चर्चा को आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आनंद, स्मिता, आप दोनों अपने रिकमेंडेशन दें। स्मिता, आप अपने रिकमेंडेशन दे दें पहले हमारे श्रोताओं के लिए इस हफ्ते। एक ना पाकिस्तान बीबीसी पर एक लेख है, 4 पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को कटघरे में लाने वाला जज। ये बड़ा दिलचस्प लेख है क्योंकि जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की हम बात कर रहे हैं, इसके दरअसल जो जज हैं, ये उनके ऊपर है कि किस तरीके से उनको एक्सटेंशंस पे एक्सटेंशंस तो मिले ही हैं, और जो मोहम्मद बशीर नाम है उनका, सबसे दिलचस्प बात है कि उनको एक्सटेंशन नवाज शरीफ के वक्त मिला और उसके बाद नवाज शरीफ, मरियम शरीफ को जो है भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा, उनको एक्सटेंशन इमरान खान के तहत भी मिला और इमरान खान को भी जो है अब जेल जाना पड़ रहा है। अब तक 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के जो जिनको वजीर आजम बोलते हैं, जो इस जज के बेसिकली जज बने रहने के कार्यकाल में अब तक भ्रष्टाचार के मामलों में कोर्ट आ चुके हैं, जेल जा चुके हैं। तो ये लेख जो है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिलचस्प लेख है लोगों का। और बाकी वो डोनाल्ड ट्रंप वाली इंटरव्यू देखिए, उसको लेकर बहुत विवाद चल रहा है, इस पर हम शायद अगले एपिसोड में बात कर सकते हैं कि किस हद तक जो है प्लेटफॉर्म की जो ये बात हो रही है, एंड्रू कूपर को आकर जो है उसमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है कि हम अगर डोनाल्ड ट्रंप कल की तारीख में वापस से राष्ट्रपति चुनावों के लिए दौड़ते हैं, तो क्या आप उनको इग्नोर कर सकते हैं? उनसे बात करना, उनको इंटरव्यू करना जो है फिर मीडिया की जिम्मेदारी बन जाएगी। जी, तो एक ही रिकमेंडेशन ये? जी। अच्छा, आनंद, आपके रिकमेंडेशन? हमने चुनाव कैंपेन की बात की, चुनाव की बात की, तो मैं एक एकेडमिक हैं राहुल वर्मा, वो ऐसे तो बहुत ही डेंस एकेडमिक पेपर्स, एम्पिरिकल स्टडीज कर लिखते हैं, लेकिन उन्होंने जो है मेन स्ट्रीम एक पत्रिका में भी, मतलब मुख्य धारा की एक पत्रिका जो न्यूज मैगजीन है आउटलुक, उसमें पिछले साल शायद पिछले साल एक कवर स्टोरी लिखी थी, पॉलिटिक्स एज वर्क। तो उन्होंने जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं भारत में, जो विभिन्न पार्टियों के लिए काम करते हैं, उनकी दिनचर्या, वो साल भर क्या करते हैं, वो उनके कमाई का स्रोत क्या है, वो उस किसी पार्टी से क्यों जुड़ते हैं, उनकी विचारधारा कितनी फ्लूइड है और कितनी जो है कंसोलिडेटेड है जी। और मतलब कि पॉलिटिक्स एक कार्य के तौर पे, एक करियर, फुल टाइम करियर के तौर पे सामान्य कार्यकर्ता कैसे चुनता है और कैसे निभाता है और उसके पैरेलल एक्टिविटीज क्या है। तो उन्होंने कई राज्यों में पॉलिटिकल वर्कर्स के स्टडी करके ये लंबी कवर स्टोरी लिखी थी, जो कि मेरे ख्याल से एक इग्नोर्ड एस्पेक्ट है इलेक्शन स्टडीज में इंडिया में। और जो इलेक्शन मशीनरी है, उसमें बड़े बड़े नेताओं और कैंपेन मैनेजर्स और
स्टार स्पीकर्स की बात होती है, लेकिन ये छूट जाता है, तो उस पर एक मेरे ख्याल से एक सोशियोलॉजिकल इंसाइट भी है। यही मेरा रिकमेंडेशन। अच्छा, तो मैं इस हफ्ते 3 रिकमेंडेशन दूंगा। एक चीज और एक चीज और मैं कह रहा था, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरे दिमाग में एक संशय आया अचानक कि वो मैंने जो एक्यूरेसी की बात की थी एग्जिट पोल की, और मेरे ख्याल से वो मैंने फ्लिप करके दूसरे ढंग से बोल दिया। ये ऐसा है कि जो अभी तक की एग्जिट पोल्स की एक्यूरेसी है वो असेंबली पोल्स में 82% है और लोकसभा पोल्स में 97% है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने फ्लिप करके दूसरी तरह से बोल दिया था कि लोकसभा में ये है, विधानसभा। अच्छा, ठीक है, अगर वो गड़बड़ हुई भी होगी तो आपने उसे क्लैरिफाई कर दिया। मैं इस हफ्ते भी 3 रिकमेंडेशन दूंगा। पहला तो इस हफ्ते टीवी न्यूसेंस हिंदी में भी है। मनीषा और अतुल कर्नाटक थे तो अभिनंदन नहीं किया है, तो वो देखिए, वो मज़ेदार है इसलिए। दूसरा जो अतुल ने जिसका जिक्र किया था, उन्होंने हुसैन हक्कानी ने 4-5 किताबें लिखी हैं, पर मैंने 2 पढ़ी हैं। उनमें से एक मैं बता देता हूँ जो मुझे लगा, जिसकी वो बात कर रहे थे, मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स। ये 2013 में आई थी और ये पाकिस्तान यूएस उनके बीच में कैसे चल रहा और कैसे ये संबंध बिगड़े उसके ऊपर है, और आपको उसमें काफ़ी जानकारी मिलेगी। तीसरा एक वीडियो है, मैंने पहले भी इस चैनल का वीडियो रिकमेंड किए हैं यूट्यूब से, साइंस बेस्ड चैनल है वेरिटासियम। उस पर एक वीडियो था जो मैं पहले रिकमेंड करना भूल गया था। इस वीडियो को आए हुए कुछ महीने हो गए हैं। नाम है रिमार्केबल स्टोरी बिहाइंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम ऑफ ऑल टाइम। तो ये मैथ रिलेटेड वीडियो है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखिए। ये 3 मेरे रिकमेंडेशन हैं इस हफ्ते। शार्दुल, मैं वो ऐड कर दूं कि आपने हुसैन हक्कानी की जिस किताब का जिक्र किया, उनकी जो हाल की किताब आई थी ना, रीइमेजिनिंग पाकिस्तान, हाँ, वो काफी ज्यादा करंट है, अभी अच्छा, के हालात को डिपिक्ट करती है, तो वो भी जो है लोग निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका दूसरा रिकमेंडेशन में ऐड कर देंगे। मैंने अभी वो पढ़ी नहीं है तो मुझे मालूम नहीं था। जी जी जी, तो थैंक यू स्मिता। तो अब चर्चा को यहीं पर रोकते हैं। काफ़ी विस्तार से आज बातचीत हुई दोनों विषयों पर। अतुल, स्मिता, आनंद, आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी थैंक यू, एंड थैंक यू टू द ऑडियंस फॉर ट्यूनिंग इन। धन्यवाद। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।